हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स। तो आरआरबी में पूछे गए, आरआरबी पैरामेडिकल में पूछे गए जितने भी मैथ के क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वाले, सारे के सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। ये क्लास सिर्फ आरआरबी वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जिनका एमसीआरई का री एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। एक तरफ से सारे क्वेश्चंस हमने पीवाईक्यू नहीं लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीआरई में भी आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हैं, और फार्मूले भी आपको प्रोवाइड किए हैं ताकि आपका कंप्लीट जो है वो रिवीजन हो सके। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी भी पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉन टेक्निकल सेक्शन करवाया जाएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल भाई पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मसाला पर। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर ये जो मैथ के क्वेश्चंस आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये सीरीज आपकी लगातार चल रही है जिसमें जीएस की क्लास आपकी हो चुकी है मैथ्स की, और फिर उसके बाद में रीजनिंग और साइंस। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है क्लासेस आपकी बैक टू बैक चलती रहेंगी, जिसमें हम लोगों ने 5000 क्वेश्चंस का जो टारगेट रखा है वो हम लोग यहाँ पर पूरा करेंगे। बट इस टाइम पर एमसीआरई 5 वालों के लिए भी जो एग्जाम है तो उसको भी ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पर क्वेश्चंस और कंटेंट को सिलेक्ट करना था। दैट्स वाई जो है वो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसका भी अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हो ये एकदम फ्रेश जो है वो एग्जामिनर द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, मार्च में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमने जीएस की पहली क्लास करवाई थी उसमें हमने एग्जैक्ट बताया था कि कब किस किस डेट में किस किस शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये मार्च 2026 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्रेश लेटेस्ट क्वेश्चन है, और इनको आपको एग्जाम में जाने से पहले डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है। एक ठोस बेलन का जो आयतन है वो इतना दे रखा है 540 54। इसकी जो ऊंचाई है वो इतनी दे रखी है 39। आपको यहाँ पर बताना है ठोस बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बेलन जो है वो सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें अगर बात करते हैं तो जो भी आपका सिलेंडर होता है उसमें ऊपर एक गोल एरिया होता है। ठीक है, एक गोल सरफेस आपका ऊपर होता है किसी भी बेलन में, एंड आपका नीचे भी होता है। और ये दोनों जो यहाँ पर सर्कल होते हैं ये बराबर होते हैं। इनकी कुछ रेडियस होती है, सपोज मान लेते हैं आर रेडियस, तो यही रेडियस जो है वो किसकी हो जाती है, बेलन की रेडियस हो जाती है। ठीक है, अब ये बेलन कितनी हाइट का है, बेलन ये कितनी हाइट का है, ये बेलन कितनी हाइट का है, तो ये जो लंबाई होती है इसको बोला जाता है कि बेलन की हाइट। ठीक है, बेलन की ऊंचाई ये होती है। अब इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे पता होने चाहिए। अभी ये क्वेश्चन आपका इस पर बेस्ड है कि आयतन का दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, और आपको यहाँ पर संपूर्ण प्रश्न निकालना है, टीएसए निकालना है, सीएसए निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, तो सारी चीजों के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक साथ आप यहाँ पर सारे के सारे फार्मूला देख लीजिए। ये बेलन हो गया। ठीक है, अब बेलन में ऊपर जो है वो आपकी रेडियस हो जाएगी इस तरीके से, ये रेडियस हो गई। एंड उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे ये ऊंचाई हो गई, अंदर से भी ऊंचाई आपको इस दिखेगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसको ऊंचाई बोला जाता है। ठीक, आर जो है वो क्या है, रेडियस को आर से डिनोट कर देते हैं, रेडियस को जो है आर से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पर हाइट को एस से डिनोट कर दिया जाता है। पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है, और जिसको आप 3.1416 करके लिख सकते हो। हालांकि जब भी कैलकुलेशन में यूज करना होता है तो 22/7 मेजरली यूज किया जाता है, लेकिन अगर पॉइंट में यूज करना होगा तो 3.14 यूज करेंगे, 3.14। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितने तरीके के फार्मूले यहाँ पर बनते हैं, सीधा फार्मूला पर ही क्वेश्चन आपका आता है। एक आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आपका होता है 2πr/h के बराबर। ठीक है, दूसरा फार्मूला पूछा जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा फार्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि टोटल सरफेस एरिया, जिसको आप बोलते हो टीएसए। ठीक है, इसको टीएसए बोला जाता है, टोटल सरफेस एरिया, और ये आपका होता है सीएसए। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फार्मूला क्या होता है, दो ब्रैकेट पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, 2πr ब्रैकेट आपका एच प्लस आर, 2πr ब्रैकेट एच प्लस आर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बेस की। तो आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², πr²। और यहाँ पर वैल्यूम की बात करते हैं तो वैल्यूम का क्या हो जाता है, πr²h। बस आपको क्या करना है, एच जोड़ देना है। एच अगर इसमें आप जोड़ दोगे तो ये πr²h आपका वैल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब ये आधार की परिधि देखो, आधार क्या होता है, ये जो बेस होता है यही आधार। तो ये आधार का आपका जो क्या हो जाएगा, जैसे क्षेत्रफल की इसके क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये πr² हो गया। इसके जो है वो परिधि की बात करोगे, यानी पेरीमीटर की अगर आप बात करोगे या सर्कमफ्रेंस की बात करोगे तो ये आपका 2πr हो गया। ठीक है, अब इसके व्यास की बात करो तो यहाँ पर ये जो व्यास होता है ये आपका कंप्लीट, ये सीधी लाइन ये व्यास हो गई। ठीक है, और जो हमने पहले गोल सर्कल किया था इसकी लंबाई, कर्व वाली जो लंबाई है ये परिधि हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका 2r हो गया। तो बेलन के जितने भी फार्मूले थे वो सारे के सारे फार्मूले हमने यहाँ पर बता दिए। अगर इतने फार्मूले आप याद कर लेते हो तो बेलन का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे नहीं छूटेगा।
ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बहुत ही हार्ड क्वेश्चन अगर बना देगा उसकी बात अलग है, तो उसके लिए आपको थोड़े अलग कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, बाकी इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेलन का आयतन। अभी हमने जस्ट फार्मूला आपको बताया, बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसकी वैल्यू ही क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 54,054 गिवन है, ठीक है। उसके बाद में ऊंचाई आपको यहाँ पर दे रखी है 39, और आपसे पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। यानी आपसे जो पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टीएसए आपसे पूछ रहा है, और टीएसए का फार्मूला क्या होता है अभी हम आपको बता कर आए हैं। टीएसए का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, ठीक है। यही फार्मूला हमने जस्ट आपको बताया, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलो अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो, कोई भी फार्मूला अगर आपको कोई भी फार्मूला चाहिए होगा, पीछे भी आप देख लो, कोई भी अगर आपको फार्मूला चाहिए, चाहे वो सीएसए निकालना हो, टीएसए निकालना हो, या फिर आपका जो है वॉल्यूम निकालना हो, बेसिकली ये मेजर फार्मूले होते हैं, ये मेजर 3 फार्मूले होते हैं। अगर इनमें कुछ भी आपको निकालना है तो आपको आर भी पता होना चाहिए और हाइट भी पता होनी चाहिए। सभी में आप देखोगे आर और एच सभी में दे रखा है, सभी में आर और एच दे रखा है, यानी जब तक रेडियस और हाइट दोनों पता नहीं होंगी तब तक ना ही आप वैल्यू निकाल पाओगे, ना ही आप टीएसए निकाल पाओगे, ना ही आप सीएसए निकाल पाओगे। यानी हाइट और आपका रेडियस दोनों चीजें होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में जो है वो दिक्कत ये है कि सिर्फ यहाँ पर हाइट दे रखी है, हाइट 39 दे रखी है, रेडियस नहीं दे रखी है। यहाँ पर जो है वो रेडियस नहीं दे रखी है, तो एक काम करेंगे, ये जो हमारे पास में दे रखा है आयतन, उस आयतन से हम लोग रेडियस निकाल देंगे, इस आयतन से हम लोग रेडियस निकाल देंगे। कैसे, देखो पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है फिक्स, पहले भी बताया था। अब रेडियस हमें नहीं पता है तो रेडियस को आर स्क्वायर ही लिखा रहने दीजिए। एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 39, 39 बराबर आपका कितना हो जाएगा 54,054, बस। अब यहाँ से सॉल्व करके आर की वैल्यू आप निकाल दो, आर की वैल्यू निकलेगी, एच की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, आप वहां पर वैल्यू पुट कर देना, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर ये आपके पास में कितना हो जाएगा, देखो ये जो बटे में है ये आपका उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 54,054 54,054 गुणा 7, और ये बटे में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बटे में 22 हो गया, और इधर जो है वो आपका क्या हो जाएगा 39, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कट कर लेंगे, ये 2 से कटेगा तो आपका हो गया 11, ठीक है। ऊपर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2727, ठीक है, ये 2727 हो गया। अब इसके बाद में हम इसको 3 से कट कर लेंगे, यहाँ पर आपका 13 हो गया, और ये हो गया 3 नमा 27 जीरो, फिर उसके बाद में 09 9009 हो गया। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इसको 11 से कट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 88 2 हो गया, और 11 कम 11 11 नमा 99। अब ये जो है आपका 13 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 छंग 78, और 13 तिया 39, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर कट चुकी हैं, 63 इधर बच गया और 7 इधर बच गया, तो आर स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 63 गुड़ा 7, ठीक है। तो आपका आर बराबर कितना हो जाएगा 7 गुड़ा 9 गुड़ा 7, यानी अब जो है ये जो स्क्वायर था इधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और 63 को हमने लिख दिया है 9 गुड़े 7 में। ऐसा करने से फायदा ये हुआ, ऐसा करने से भाई फायदा ये हुआ कि 7 और 7 डबल हो गया, जो कि आपका बाहर आ जाएगा, 7 7 जो है वो डबल हुआ बाहर आ गया, 9 बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, और यहाँ से जो है वो आर बराबर कितना हो गया 21, आर बराबर 21। देखो जिनका एमसीआरई 5 का एमसीआरई वालों का जिनका दोबारा से एग्जाम होने वाला है, याद रखना कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और लेवल भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो इसमें आप देख सकते हो कैलकुलेशन ही है, और ये आपका एग्जाम का पूछा हुआ है, आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है कि आपको इस लेवल तक की कैलकुलेशन देखनी होगी, और सारी चीजें इस तरीके से। तो यहाँ से अभी आर निकला है, बट हमसे क्या पूछा गया था, हमसे यहाँ पर पूछा गया था संपूर्ण पृष्ठ, जो कि होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, यानी अब हमें पाई आर और एच ये तीनों की वैल्यू को उठाकर इसमें पुट करना होगा, तब जाकर जो है वो आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। चलो देखो किस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर निकलेगा, 2 गुड़ा 22/7, आर कितनी आ गई है, आर हमने निकाल दिया है 21, तो 21 रख देंगे, और यहाँ पर जो है वो एच कितना हो जाएगा, एच दे रखा है 39, और आर कितनी निकाली है 21 निकाली है, ठीक है। तो अब इसको कट करते हैं, कितना हो जाएगा 3, यहाँ से कितना हो गया 3 दूना 6, 22 गुड़ा 6, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो 39 + 21 ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 60, तो इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करवानी है, तो यहाँ से हो जाएगा 36, और 36 दूना 72, 72 गुड़ा 11, तो ये आपका हो जाएगा 792, 792 और 0, ठीक है, 792 0। तो ऑप्शन की बात करें तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आर और एच की वैल्यू आपको निकालनी थी,
एच पहले से ही क्वेश्चन में गिवन था। आर की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको यहाँ पर जो आयतन दे रखा था उसमें से आर की वैल्यू निकालनी थी और दोबारा से जो फार्मूला आपका यहाँ पर बन रहा था उसमें वैल्यू पुट करनी थी, तब जाकर जो है वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए फार्मूला सारे देख लेना। सी एस ए होता है 2πRH, ठीक है, और टोटल टोटल जो है आपका टी एस ए जो होता है वो 2πR ब्रैकेट H प्लस आर हो गया। वैल्यूम का फार्मूला पाई स्क्वायर एच हो जाएगा। आधार का जो एरिया है वो पाई स्क्वायर हो गया, जो व्यास है वो आपका 2r हो जाएगा। ठीक है, और जो आधार का पेरीमीटर है वो आपका 2πr हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा था, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि बताइए। एक वृत्त है जिस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसे 49 मीटर और 94 मीटर आयाम वाले एक आयत में उत्कीर्ण किया गया है। इसका मतलब है उसके अंदर सेट किया गया है। एक आयत है, ठीक है, यहाँ पर एक आयत है जिसकी लंबाई, लंबाई का मतलब है जो जिसकी जिसकी जो है लेंथ ज्यादा है वो लंबाई हो जाएगी, यानी ये हो गया लंबा वाला पोर्शन, तो ये 94 का है। ठीक है, और एक आपके यहाँ पर दे रखी है चौड़ाई, तो ये है 49 मीटर। समझना, इस इस आकृति से, ये जो आपका आयत दे रखा है, इस आयत से मैक्सिमम कितने बड़े साइज का जो है वो आप एक सर्कल काट सकते हो। सबसे पहले आप ये देखो, तो मैक्सिमम यही सर्कल यहाँ से काटा जा सकता है, सबसे बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा से बड़ा सर्कल जो है वो सिर्फ यहीं पर ही काटा जा सकता है। ठीक है, अब मेन चीज यहां पर ये आती है कि इसका जो सर्कल है, सर्कल का जो साइड है, सर्कल का जो साइड है वो इससे इससे जो है जुड़ा होना चाहिए। अभी आप यहाँ पर देखो कि ये वाला जो सर्कल है इस वाले से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज देखो, जैसे ही हम यहाँ पर ये वाली लाइन मिलाते हैं, ये लाइन जैसे ही हम यहाँ पर मिलाएंगे तो ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के बराबर हो जाएगी, यानी इसी लाइन के बराबर हो जाएगी। और ये लाइन कितनी दे रखी है, 49, तो इसका मतलब है कि ये वाली भी लाइन कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। और ये लाइन 49 हो गई, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये क्या है, ये आपका व्यास है। ये क्या है, व्यास। ठीक है, तो व्यास हमें 49 पता चल गया, यानी डी बराबर जो है वो 49 हो गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 49/2। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इतना ध्यान रखना कि जो रेडियस होगी वो हमेशा जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, ठीक है, जो चौड़ाई होगी उसका आधा हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो चौड़ाई होती है वो उसका आधा कर दो, आपको रेडियस ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पर सीखनी है सर्कल के बारे में। देखो, सर्कल में सबसे पहली चीज, तो अगर सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को मिला दो, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को मिला दो, तो वो जो बनता है इसको बोला जाता है व्यास। सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को मिला दोगे तो ये बनेगा व्यास, जिसको बोलते हैं डायमीटर, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट को आप मिला दीजिए जो कि सेंटर से होके जाए, ऐसे कोई दो पॉइंट नहीं, मतलब ऐसे दो पॉइंट आपको सर्कल पर मिलाने हैं जो सेंटर से होके जाए, उसी को व्यास बोला जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दो पॉइंट को मिला दोगे तो ये तो आपका कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है जीवा। बट हम बात कर रहे हैं ऐसे दो पॉइंट को मिलाना है जो सेंटर से होके जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, डी हो जाता है, यानी व्यास हो जाता है, जो कि किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है कि आप सेंटर से पेरीमीटर के किसी भी पॉइंट को मिला दो, रेडियस बन जाएगी। कहीं से भी आप इसको मिला दो ये भी रेडियस है, और इधर भी मिला दो ये भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, तो ये आपका रेडियस हो जाती है। ठीक है, रेडियस और डायमीटर, ये दो ही बातों से बहुत सारे फार्मूले यहाँ पर सर्कल में जो है वो बनते हैं। जैसे कि अगर हमें परिधि लिखनी हो, ठीक है, तो ये आपका होता है 2πr, या फिर इसको बोल सकते हो, देखो 2r कोई जगह पर d लिख सकते हो ना, तो पाई डी भी इसको बोल सकते हो, लेकिन जनरली जो है वो 2πr याद रखा जाता है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिर्फ अगर आपको आर पता है तो बहुत सारी बातें निकलती चली जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका अर्धवृत्त बना हो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर एक क्वाड्रेंट दे रखा है, मतलब चतुर्थांश दे रखा है, मतलब एक चौथाई की बात हो रही है, तो पूरे का 1/4 कर दो, पूरे का 1/4 कर दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर सीधा इतना ध्यान रखो, जो टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें अगर हम यहाँ पर ऊपर एंगल लिख दें और बटे में 360 से भाग कर दें, तो जितना त्रिज्यखंड का हमें एरिया चाहिए होगा वो एरिया भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर चाप की लंबाई पूछे तो टोटल चाप की लंबाई क्या होती है, टोटल जो इसका परिमाप है, परिध है, वो 2πr होती है। ठीक है, 2πr होती है। अगर चाप की बोला जाएगा तो ऊपर थीटा लगा देना और बटे में 360 लिख देना, तो यहाँ से चाप की लंबाई आ जाएगी। दोनों फार्मूले सेम है। अगर एरिया के साथ में थीटा बटे 360 लगाओगे तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब क्षेत्रफल निकलेगा। अगर परिध के आगे जो है वो थीटा बटे 360 लगा दोगे तो यहाँ पर चाप की लंबाई निकल कर आ जाएगी। व्यास जो होता है वो 2r हो गया, पहले भी बता दिया। और इसी का उल्टा अगर बोलोगे
त्रिज्या निकालना है तो व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या आपके पास में आ जाएगी। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। देखो जैसा कि आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा था, बोल रहा है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि बताइए, परिधि पूछ रहा है। तो परिधि के लिए फार्मूला हमने क्या बताया, 2 पाई r होता है, और r हमने निकाल दी, किसके बराबर होती है, चौड़ाई बटे 2 के बराबर होगी। तो 2 गुणा 22/7, और चौड़ाई यहाँ पर है कितनी, 49। ठीक है, 49 का आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगी, और रेडियस यहाँ पर दे रखी है 49/2। बस इतना आपको यहाँ पर करना था और आंसर बन जाता। ये 2 से कटेगा, ये 11 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 11 दूना 22 सत्ते 154, 154 सेंटीमीटर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला, सी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। अब ये तो हमारे पास में सर्कल के सारे फार्मूले हो गए। इसके अलावा आयत के भी फार्मूले आपको पता होने चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आयत होता है, उसमें जो है सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, चारों जो कोण हैं वो 90-90 डिग्री के होंगे। ठीक है, इसको लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है और चौड़ाई को जो है वो बी से डिनोट करते हैं। इसका परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पर बन जाते हैं। पेरीमीटर जो है वो 2 ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। आगे एरिया की बात करते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, जो भी लंबाई दे रखी होगी, जो भी लंबाई दे रखी होगी और जो चौड़ाई दे रखी होगी उसकी मल्टीप्लाई करवा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर डायगोनल की विकर्ण। तो विकर्ण के लिए फार्मूला होता है √L² + B²। तो लंबाई और चौड़ाई जो भी दे रखी होगी उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा L² + B² करना है और फिर उसके बाद में अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट आपके फार्मूले हैं, उसके बाद आपको इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के लिए यहाँ पर साइन दे रखा है। बाकी ये जो चीजें हैं आपको यहाँ पर नहीं ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 3 फार्मूले जो है वो आपको आयत में ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप यहाँ पर देखोगे वर्ग के लिए, वर्ग यानी स्क्वायर, सेम इसमें भी बात होती है। इसमें चारों जो भुजाएं होंगी वो आपके यहाँ पर बराबर होंगी और एक साइड को जो है वो ए बोल दिया जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो चाहे इधर ए बोलो, चाहे इधर ए बोलो, चाहे ऊपर बोलो, चाहे नीचे, तो हर जगह ये ए हो जाएगा। अगर इसके परिमाप की बात करेंगे तो 4 भुजाएं हैं तो इसका परिमाप 4 हो गया। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पर a² इसका क्षेत्रफल हो गया। विकर्ण की बात करते हैं तो a√2 इसका जो है वो विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना है, सिर्फ इतने ही फार्मूले आपको उसमें और इसमें दोनों में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो परिमाप पता होना चाहिए, डायगोनल पता होना चाहिए, दूसरी चीज जो है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज का यहाँ पर दे रखा है। त्रिभुज भी आप एक बार देख लो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, त्रिभुज का जो परिमाप है, देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, और उसके कोण भी अलग अलग इस तरीके से दे रखे हैं। अगर परिमाप की बात होगी, ठीक है, अगर यहाँ पर परिमाप की बात होगी तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी a + b + c, तीनों भुजाएं जुड़ जाएंगी। क्षेत्रफल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले क्षेत्रफल जो है वो आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2, ये आपका बेस इंटू हाइट। अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें बेस पता है, हाइट पता है, तो फिर हम यहाँ पर उसका क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एरिया लिखने का जो है वो आपका हीरोन्स फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला क्या है, तीनों भुजाएं हैं उनको जोड़कर आधा कर दो, जहां से आप एस की वैल्यू निकाल लोगे। एस की वैल्यू आते ही अंडर रूट S/S - B S-C, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर आपको एरिया मिल जाएगा। एस क्या होता है, सभी भुजाओं का योग बटे 2, यानी अर्ध परिमाप को एस बोला जाता है। उसके बाद अगला कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग, तीनों अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप पूछी जाएगी तो वो 60 डिग्री होती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि सबसे बड़ी वाली भुजा का जो स्क्वायर होता है बची वाली दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, और सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अगर समदुबाहु है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समबाहु त्रिभुज का और समकोण त्रिभुज का ये पता होना चाहिए। एक तो आपका होगा समकोण त्रिभुज, जो कि 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। हीरोज फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये याद कर लेते हो तो ठीक है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये समदुबाहु वाले में आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हो, समदुबाहु वाले में आप यहाँ पर हीरोज फार्मूला जो है उसका यूज कर सकते हो। ठीक,
चलिए अगला जो है क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 15 बैग और 15 पेनों की जो कीमत है वो 1650 है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक तो ये आरआरबी 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद जो अभी आपका एम्स वाला क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में, ठीक है, तो एम्स में जस्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि उसमें मैथ के इतने क्वेश्चंस नहीं है, लेवल भी उतना नहीं पूछा गया है, बट फिर भी आप यहाँ पर देखो सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्टली एम्स में पूछा जा रहा है। तो एक बात की आप गांठ बांध लो कि ये अगर आरआरबी पैरामेडिकल के लिए क्लास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्स में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल पर डिपेंड करता है, वो हर सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन, 15 बैग 15 पेन एक दे रखा था, ठीक है, एक और दे रखा था, एंड उसके बाद में जो हमसे पूछा गया था डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन था कि 9 बैग की कीमत और इतने पेन की जो कीमत है कितना अधिक है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली डिट्टो सेम लैंग्वेज वाले आरआरबी के उठाकर एम्स में पूछ रहे हैं, एम्स के क्वेश्चन उठाकर आरआरबी में पूछ रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद अगर नॉन टेक्निकल दिख रहा है तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, हर एग्जाम के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। चलिए क्या दे रखा है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 15 बैग है तो 15 बैग के लिए 15 बी लिख लो, ठीक है, और यहाँ पर जो है 15 पेन है प्लस 15 पी लिख लो, बराबर ये 1650 हो गया, 1650, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है, तो इस 15 15 को कट कर दो, 15 यहाँ से भी कटा, 15 यहाँ से भी कटा, 15 यहाँ से भी काट देंगे तो 15 कम 15, ठीक है, 15 कम 15 और जीरो, ठीक है। तो इसको हम काट इस वजह से रहे हैं कि ताकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए, बराबर 110। पहली बात यहाँ पर जो लिखी हुई थी हमने उसको ऐसे लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है 18 बैग और 14 पेनों की कीमत कितनी है 1680। तो 18 बैग है तो इसको हम लिख लेंगे कि 18 बी, 18 बैग को 18 बी लिख लेंगे, 14 पेन को 14 प्लस पी लिख लेंगे, बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा 1680 रुपए के बराबर हो जाएगा। देखो अगर कुछ कट रहा होगा तो उसको काट लेंगे, अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट लो। ये देखो 2 से कटेगा, 2 नवा 18, 2 सत्ते 14, और इसको भी 2 से काट लो, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 840। कितना हो गया 840, यानी कि हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे 9b प्लस, क्या बोल सकते हैं 9b प्लस 7p बराबर 840। देखो ये एक इक्वेशन बन गई है और ये आपके पास में दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अपना आंसर बताना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और अपना आंसर बताओ। देखिए इक्वेशन सॉल्व कैसे होती हैं, यहाँ पर कोई एक जो लेटर है उसको बराबर करना होता है। यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बी लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके साथ में 9 है। तो अगर हम यहाँ पर उधर ऊपर भी 9 बना दें, यहाँ भी 9 बना दें, तो एक एक जो लेटर है हमारा बराबर हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में 9 से गुणा करवा सकते हैं। पूरी इक्वेशन में आप किसी भी संख्या से गुणा करवा दो। अब हम यहाँ से 9 से ही गुणा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसमें 9 से गुणा करवाओगे तो यहाँ 9 भी हो जाएगा, और यहाँ पर भी दूसरी इक्वेशन में भी 9 भी दे रखा है, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सेम ही करना होगा। चलो 9 से गुणा करवाते हैं, तो जैसे ही आप इसमें 9 से गुणा करवाओगे तो क्या होगा, देखो पहली इक्वेशन में हमने 9 से गुणा करवा दी तो ये 9 भी हो गया प्लस 9p, ये पूरे में गुणा होगी, बराबर 990। और दूसरी वाली इक्वेशन जो थी उसको एज इट इज लिख लेंगे, इस वाली को 9b प्लस 7p बराबर 840। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जब दोनों ये बराबर हो गए ना, इसके बाद में आपको क्या करना है, सभी सभी को यहाँ पर साइन बदल दो, यानी पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दो। यहाँ पर आपको साइन बदल देने हैं सभी के, अगर प्लस था तो माइनस कर देना है, माइनस था तो प्लस कर देना है, ठीक है। क्योंकि सभी में प्लस था तो सारे के सारे चिन्ह जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो ये देखो प्लस का 9 भी माइनस का 9 भी ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस का 9 भी माइनस का 7 भी घट जाएगा ना, तो ये 2p बचेगा। 2p बराबर 990 में से 840 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0 और ये हो गया 5 1, तो p बराबर कितना हो गया 75। 150/2 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब इस p की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, किसी भी इक्वेशन में, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो चाहे इसमें चाहे इसमें, ठीक है। तो हमेशा जो है जो सबसे छोटी इक्वेशन हुआ करे उसमें ही वैल्यू पुट किया करो। सबसे छोटी इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से फायदा ये होता है, कैलकुलेशन कम होती है, आंसर जो है वो जल्दी आ जाता है, ठीक है। चलिए अब p की वैल्यू हम इस वाले में पुट करेंगे, b प्लस बी बराबर 110 दे रखा है, और हमने यहाँ पर p बराबर 75 निकाला है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b प्लस 75 बराबर 110, ठीक है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर जो है वो आपके पास में 35, b बराबर कितना हो जाएगा 35, ठीक, b बराबर 35 हो गया। यानी एक पेन की भी कीमत आ चुकी है और एक बैग की भी कीमत आ चुकी है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे क्या यहाँ पर पूछ रहे हैं उसके बारे में देखते हैं।
देखो यहाँ पर उसने बोला है 9 बैग की कीमत क्या होगी और 2 पेन की कीमत क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। बोल रहा है ना से कितना अधिक है, द कॉस्ट ऑफ 9 बैग इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ 2 पेन, यानी 2 पेन की कीमत और 9 बैग की कीमत, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। यानी कि हमसे बोल रहा है 9 बैग यानी 9b माइनस 2p, यानी इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब जब हमारे पास b की भी वैल्यू है, p की भी वैल्यू है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, p बराबर 75, तो यहाँ पर 2 गुणे 75 कर दो, और ये 35 दे रखा है, तो 9 गुणे 35, 9 गुणा 35 माइनस 2 गुणे 75, इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका कितना हो जाएगा, 9 बचे 45 और 4 31, 315 माइनस 150, 5 हो गया, 6 और 1 165। ए वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा था, 15 बैग प्लस 15p, यहाँ से एक इक्वेशन मिली जिसको हमने सॉल्व करके इक्वेशन को छोटा कर लिया। दोबारा में 18 बैग प्लस 14 पेन बोल रहा था, तो 18b प्लस 14p, 18b प्लस 14p करके हमने यहाँ पर दूसरी इक्वेशन निकाली, उसको भी सिंप्लीफाई करके छोटा कर लिया। अब दो छोटी छोटी इक्वेशंस आपके पास में आ चुकी हैं। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, किसी भी एक लेटर को बराबर करना था, वो लेटर बराबर करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार ये चीजें ध्यान में रखनी है। ऐसे करने से एक यहाँ पर वैल्यू कट हो गई एंड दूसरी की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई। अब फिर जो एक वैल्यू पता चल गई है उसकी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे की भी वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, और जो हमसे पूछा गया था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू यहाँ पर 35 रख दी, और पी की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर 75 रख दी, जो यहाँ से निकली हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि आगे जो आपका री एग्जाम है उसमें भी सेम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पेपर जो है इस बार कठिन आने वाला है। दूसरी चीज, ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, तो इसका मतलब है कि आपको इस लेवल की तैयारी करनी होगी। स्टार्टिंग में पहले भी हमने बताया था कि यहाँ पर जो आपका आरआरबी है उसमें क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं, और इस लेवल को आपको यहाँ पर तैयार करना होगा। पहले जो पेपर हुए हैं, पूरे के पूरे जो पेपर्स हुए हैं, उनको पहले पेपर को देखना होगा, देन उसके बाद में उसी के हिसाब से ही आपको क्लासेस करनी है, उसी के हिसाब से जो है वो कंटेंट को देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोमल और विभा मिलकर किसी काम को 120 दिनों में करते हैं। कोमल और विभा मिलकर किसी काम को 120 दिनों में पूरा करते हैं। दो लोग हैं जो एक काम को 120 दिनों में पूरा करते हैं। आगे फिर से दूसरे लोग हैं विभा और रीता, विभा और रीता जो है मिलकर उसी काम को, सेम काम तो सेम ही है, लेकिन अब की बार दो नए लोग आ गए हैं, वो अब 160 दिनों में इसको पूरा करते हैं। ठीक, उसके बाद में रीता और कोमल ये मिलकर जो है वो इस काम को 56 दिनों 96 दिनों में कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखो, 2% मिलकर 120 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, अगले दो व्यक्ति जो है वो इसको 160 दिनों में कर रहे हैं, फिर अगर दो व्यक्ति आ जाते हैं तो वो 96 दिनों में कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि अगर तीनों व्यक्ति, ये सारे के सारे जो तीनों व्यक्ति थे, ये अगर मिल जाते हैं आपस में, तो फिर काम कितनी जल्दी में पूरा होगा। सबसे पहले यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा आप लिखो k प्लस बी, ये कितने दिनों में कर रहे हैं 120, तो इसके नीचे 120 लिख दो। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, विभा, विभा प्लस क्या है रीता, ये कितने दिनों में कर रहे हैं 160। एक बात को यहाँ पर ध्यान से समझो, सिर्फ यहाँ पर तीन ही लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ तीन ही लोग हैं, लेकिन वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में, अलग अलग जो है वो कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं, तो वो काम अलग अलग टाइम में कर रहे हैं, बट काम यहाँ पर सेम ही है। काम हर जगह जो काम हो रहा है वो सेम ही काम है। पहली बार कोमल और विभा, दोबारा में विभा फिर से है, लेकिन इस बार जो है वो रीता के साथ में। ठीक है, तीसरी बार में क्या है, रीता भी है और यहाँ पर कोमल है, मतलब तीन ही नाम आपको दिखेंगे, कोमल, विभा और रीता, तीन ही लोग हैं, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में यहाँ पर काम को कर रहे हैं, तो वो अलग अलग टाइम पीरियड में हो रहा है। ठीक है, ऐसा लिख लेने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लिखना है। एलसीएम लिखना है जो कि टोटल वर्क के बराबर आता है, जो यहाँ का एलसीएम होगा वही आपका टोटल वर्क होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी बहुत दिक्कत आती है कि भाई एलसीएम कैसे लिखा जाएगा, कैसे इसको जल्दी किया जा सके, तो सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि आपको यहाँ पर एलसीएम लिखना है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर बैचेस में चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, टाइम प्रॉपर हमारे पास में टाइम होगा, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे कि एलसीएम को कैसे जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको पता होगा बेसिक तरीके से एलसीएम आप निकाल सकते हो, तो आप वैसे निकाल दीजिए। यहाँ पर ये देखो 24 गुणे 5 हो जाएगा, भाई 120 को हम 24 गुणे 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 गुणे 5, ये हो जाएगा आपका 32 गुणे 5। ठीक है,
और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 32 गुणा 3। तो ऐसा जब लिख लेते हो कोई भी संख्या को तो एलसीएम लिखना काफी इजी हो जाता है। एलसीएम यहाँ से कितना बन जाएगा 24 गुणा, ठीक है, एलसीएम आपका ये हो जाएगा 32 गुणा 5 और यहाँ पर गुणा 3। ये आपका हो गया एलसीएम जो कि टोटल वर्क के बराबर होता है। अब ये टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा एंड इसके बाद में भी चीजें आसान रहती हैं। क्यों? जब भाग करना होता है। अब टोटल वर्क में से जो यहाँ पर आपने 120 लिखा है, बेसिकली आपको 120 को ही भाग करना है। ये जो संख्या लिखी है इस संख्या में आपको 120 का भाग करना है, लेकिन हमने 120 को इस फॉर्मेट में लिख दिया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हमें एलसीएम भी तो लिखना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चीजें आसान रहती हैं। ये आपका क्या लिखा हुआ है 24 गुणे 5 लिखा हुआ है। अब इस वाली संख्या को बटे में 24 गुणे 5 से भाग करना है। तो ये 5 तो 5 कट जाएगा, उसके बाद में आप देखोगे ये लिखा हुआ है 24, 24 में क्या है 3 गुणे 8 है, 3 इधर भी कट जाएगा, 8 चौके 32, यानी ये 4 बार चला जाएगा पूरा पूरा भाग। यहाँ पर देखोगे तो 32 गुणे 5 यानी 3 बच रहा है। और इधर से अगर आप देखोगे, इधर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 गुणे 3 यानी इधर से 5 बच रहा है। तो ये सभी की एफिशिएंसी आ गई और इसी से आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये जो हमने यहाँ पर रेड से लिखा है यही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। इसकी हमें कोई नीड नहीं थी, इसकी भी हमें कोई नीड नहीं थी, इसकी भी हमें कोई नीड नहीं थी। ठीक है, आप जिस भी तरीके से क्वेश्चंस को कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल वर्क जो आपका आना चाहिए वो टोटल वर्क यानी एलसीएम जो आपका आना चाहिए वो कितना होगा, ये 5 दूना 10 और 5 से 15 480, कितना होना चाहिए 480। एलसीएम जो है वो आपका 480 निकलेगा। आप किसी भी तरीके से एलसीएम निकालो, किसी भी तरीके से आप एलसीएम निकालो आपका 480 ही आएगा। ठीक, चलो अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि भाई किस तरीके से हमने चीजों को कर दिया। ये आपका 120 दे रखा है, 120 है, 160 है और 96 है। इसका एलसीएम निकालोगे 480 ही आएगा, किसी भी तरीके से निकालो। अब 480 में आप 120 का भाग लगाओ, कितना बचेगा, फिर इसका भी भाग लगाओ और इसका भी भाग लगाओ और लिख दो। देखो 480 में जब 120 का भाग लगाओगे तो 12 चौके 48 यानी यहाँ पर ये 4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 480 में जब 160 का भाग लगाओगे तो ये 3 हो गया। ये प्रोसेस आपको हर बार करना होगा, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व होते हैं। ठीक, 480 में जब 96 का भाग लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू हो जाती है जो कि क्या होगी, k प्लस बी यानी कोमल और विभा की जो कंबाइन एफिशिएंसी है वो 4 आ जाएगी। k प्लस बी की वैल्यू जो है वो आपके पास में कितनी हो गई, k प्लस बी की वैल्यू 4 हो गई। b प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई, b प्लस आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3। ये कंबाइन एफिशिएंसी दोनों की है, मतलब दो दो लोगों की एफिशिएंसी जुड़कर आ रही है, ये 5। अब इसको सॉल्व करना होता है और हर बार ऐसा ही कुछ बनता है जब 3 लोगों की बात होती है, ऐसा ही कुछ बनता है। और इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या चाहिए होगा, हमें सबकी एफिशिएंसी चाहिए होगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, हमें जो है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल जो काम होगा उसमें अगर हम तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी से भाग कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी हमें चाहिए। यहाँ पर k प्लस बी प्लस आर चाहिए हमें, k प्लस बी प्लस आर की वैल्यू हमें चाहिए। अगर वो मिल जाए तो टोटल वर्क हमें दे ही रखा है, इसमें भाग लगा देंगे और हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस को जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप इन तीनों क्वेश्चंस को जोड़ोगे, देखो k 2 बार है तो ये आपका 2k हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही b भी 2 बार है तो 2b हो जाएगा और 2r हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, b प्लस k प्लस आर। हमने तीनों क्वेश्चंस को जोड़ दिया। तो जब आप इन 6 संख्याओं को यहाँ पर जोड़ोगे, 6 लेटर को आपस में जोड़ोगे, तो k जो है वो 2k हो गया, b और b क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, r क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब इधर साइड में आपने जोड़ा है तो इधर भी जोड़ो, 4 3 7 5 कितना हो जाएगा 12। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, b प्लस k प्लस आर। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, बार बार ऐसा देखने को मिलेगा। हर बार बस संख्या अलग हो सकती है बट कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही आपको लिखना होगा, हर बार ऐसे ही भाग करना होगा, फिर उसके बाद में ऐसे ही इक्वेशंस में आपको जोड़ना होगा, मतलब डिट्टो सब कुछ फिक्स। ठीक है, b प्लस के प्लस आर ये आपका 12/2 यानी 6 हो जाएगा। यानी b प्लस के प्लस आर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 6 मिल गई। टोटल वर्क आपके पास में कितना था 480। तो टोटल वर्क में अगर हम एफिशिएंसी से भाग कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाता है, तो कितना हो जाएगा 80 दिन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 80 डेज। तो 80 दिन में काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर तीनों पर्सन मिलकर काम को करते हैं। तो एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से बनेगा। बार बार बोल रहे हैं, एनसीआरटी में अब की बार अच्छा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। आरआरबी पैरामेडिकल का लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चाहे एनसीआरटी में बैठो, चाहे आप आरआरबी पैरामेडिकल वाले किसी भी एग्जाम में बैठो,
डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट, सेम ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2+2 बराबर 4 एमसीआरई में होता है और पैरामेडिकल आरआरबी में जो है वो 2+2 बराबर 5 हो जाएगा, नहीं। बट हाँ, हमने क्वेश्चंस को इस वजह से इस तरीके से सिलेक्ट किया है। देखो, जो हमने बोला था कि 5000 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो चॉइस हमारे पास में है किस क्वेश्चन को पहले करवाना है, किस क्वेश्चन को बाद में करवाना है। तो अभी जो जो क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं वो ऐसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए हैं जो एम्स वालों के लिए भी यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि अभी उनका एग्जाम थोड़े दिन में होने वाला है। तो उनके हिसाब से जो है हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला दे रखा है, एक आदमी ने एक वस्तु को पहले उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट दी। अभी तक आप लोग जो जितने भी क्वेश्चन देखते थे वहां पर दे रखा होता था 5% की छूट, 10% की छूट, 12% की छूट। बट इस बार जो है वो क्या दे रखा है, D% की छूट, मतलब कोई अंक ही नहीं दे रखा है। फिर बोल रहा है कि फिर उसी छूट की राशि के बराबर, मतलब यहाँ पर परसेंट में बोल रहा है D%। सपोज मान लेते हैं 100 रुपए की छूट हुई या 110 रुपए की छूट हुई या कितने भी रुपए की छूट हुई, जितना रुपए की यहाँ पर छूट हो रही है दोबारा से वो उतने की छूट फिर से दे रहा है। परसेंट में सेम नहीं, वो रुपए में सेम बोल रहा है ना। फिर उसी छूट की राशि के बराबर, उसी छूट की राशि के बराबर, ठीक है। मतलब एक बार उसने D% की छूट दी है, जितनी उसमें राशि के बराबर छूट आई, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, जितनी भी छूट हुई है उतनी वापस से वो दोबारा से छूट दे रहा है। ठीक है, दोबारा से उतनी ही छूट दे देता है। इस प्रकार जो 293 रुपए की वस्तु थी, 293 में किसी भी वस्तु को बेचा और उसका जो अंकित मूल्य था वो 1172 रुपए था। 1172 रुपए की चीज थी और वो 293 में बेची। अब आप देखो उसको कितनी छूट मिली। सबसे पहले तो यही बात है भाई, किसी भी प्रोडक्ट पर एमआरपी कितनी लिखी है, 1172, और आपने उसको 293 में बेच दिया। भाई कोई खासी आदमी होगा, उसको इतना डिस्काउंट आपने दे दिया। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 1172 की चीज थी, 293 में आपने बेच दी, कितना आपने डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 9, और ये आपका 7, और यहाँ से जो है वो आपका हो जाएगा 8, 8, 7, 9। इतने रुपए आपने यहाँ पर छूट में दे दिए, इतना रुपए छूट दे दिया। प्रतिशत में इतनी कितनी छूट हो गई, प्रतिशत में, प्रतिशत डिस्काउंट के लिए क्या फार्मूला है, सीधा प्रतिशत डिस्काउंट का फार्मूला ये है कि जो रुपए में डिस्काउंट है उसको लिखो और जो आपका मार्क प्राइस है उसको लिखो, इनटू 100 कर दो, बस यही आपका हो जाता है। ठीक है, इतना। तो यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा, 879, एमआरपी कितनी दे रखी है, 1172, एमआरपी 1172 गुणा 100%। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको भाग कर लेते हैं, 1172 भाग 879, 87900, तो ये जो है वो आपका कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, और उसके बाद में ये आपका 5, 75। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 75%। कितना हो गया, 75%। ठीक, यानी ओवरऑल उसने जो है वो ओवरऑल जो है वो 75% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया, ओवरऑल जो है वो 75% का डिस्काउंट दिया। लेकिन एक चीज देखो, क्या बोल रहा था कि उसने D% की छूट दी, जितनी भी वो छूट दे रहा है, जितनी भी वो छूट दे रहा है उसके बराबर उतनी राशि की फिर से छूट दे रहा है, यानी 2 बार उसने टोटल छूट दी है, उसने छूट 2 बार दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने निकाला है ये तो 2 बार की छूट आपने निकाल दी, और पूछ रहा है आपसे यहाँ पर कि जो D की वैल्यू बताइए। भाई एक बार आपने D की वैल्यू D% छोड़ा, दोबारा से फिर से आपने जो है वो उतनी ही बराबर राशि के बराबर जो है फिर से डिस्काउंट दे दिया है। यहाँ पर तो आपने टोटल निकाल दिया, हमें D की वैल्यू चाहिए, तो इसका जस्ट आधा कर दो, 75/2 कितना हो जाएगा, 37.5, 37.5%। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वैसा ही सेम क्वेश्चन आ गया। कोमल, विभा 120 दिनों में किसी काम को पूरा कर रहे हैं, विभा और रीता जो है मिलकर 160 दिनों में पूरा कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल सेम, सेम टू सेम प्रश्न। ठीक है, सेम क्वेश्चन, वो अलग शिफ्ट में पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन है वो आपका अलग शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ पर खासियत आपको बता दें कि यहाँ पर जो है डेटा भी नहीं चेंज है, ये 160 आपका दे रखा है, 120 दे रखा है, और ये आपका 96 दे रखा है। बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो क्वेश्चन आ गया एज इट इज डेटा के साथ में, जो हमने अभी आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया था। दैट्स वाई हम आपको बोलते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठो, क्वेश्चन आपके लगातार रिपीट होते रहते हैं, एज इट इज यहाँ पर कैलकुलेशन भी वही सेम, 120, 60 और 96 सब कुछ यहाँ पर आपको सेम नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस वजह से आप एग्जाम मत देखा करो, आप ये देखा करो कि ये पैरामेडिकल के लिए क्लासेस हैं कि नहीं, और पैरामेडिकल के पीवाईक्यूज हो रहे हैं कि नहीं।
पीवाईक्यूज के अलावा आपको कुछ नहीं लगाना है। पीवाईक्यूज में जितनी डिटेल हो सके उतनी डिटेल में आप जाइए, उसके आसपास जितने भी कंटेंट हो सकता है वो सब कुछ आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो वो चीज हम यहाँ पर आपको प्रॉपरली करवा रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था सर्कल से। अब सर्कल के सारे हमने फार्मूले बता दिए, सब कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया। अब सर्कल के साथ में हमने यहाँ पर रेक्टेंगल को भी आपको पूरा बता दिया, वर्क स्क्वायर का भी सब कुछ बता दिया। तो अगर कल को क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो फिर जो उसके लिए आवश्यक कंटेंट है, जो आवश्यक फार्मूलेज हैं, वो सारे कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको पूरा मजा आने वाला है। एग्जाम में हाल में जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा जो टेक्निकल वाला सेक्शन है उससे इजी तो नॉन टेक्निकल लगने लगा है, ठीक है। इस वजह से ये जो सीरीज है वो पहले ही स्टार्ट कर दी गई है, अभी अप्लाई होना बाकी है, ठीक है। अभी फॉर्म का जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो बाद में होगा, सीरीज पहले ही यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सेम आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है 4/7 गुणे 21/20 प्लस 6/5 माइनस 9, इसकी वैल्यू बताइए। तो क्या हो जाएगा 4/7 गुणे 21/20। सबसे पहले जो बताया गया था ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, बोर्ड मास, ठीक है। ये आपका बोर्ड मास का रूल है। बोर्ड मास का रूल जो है वो सीक्वेंस बताता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका जोड़ घटाना भाग सब कुछ दे रखा है तो ऐसे नहीं है आप कुछ भी किसी भी तरीके से स्टार्ट कर दो, नहीं। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, ओ का मतलब होता है ऑफ, कहीं पर ऑफ दे रखा है तो फिर आपको उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, मतलब जब क्वेश्चन में ऑफ दे रखा होगा उसको पहले सॉल्व करना है, और ऑफ को सॉल्व करने के लिए गुणा शब्द का इस्तेमाल करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर गुणा दे रखा होगा तो उसको सबसे पहले कर देंगे, नहीं, गुणा को पहले नहीं करोगे, ऑफ को पहले करोगे। और ऑफ होता बेसिकली क्या है, वो गुणा ही होता है, ठीक। अब डी का मतलब क्या हो गया, डिवाइड। एम का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ दे रखा होगा उसको सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके बाद में जो है वो आपको जोड़ना होगा, और सबसे लास्ट में जो है वो सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो ये सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में जो है वो सारी की सारी चीजें रहेंगी। अगर सीक्वेंस आपने बदला तो आंसर बदल जाएगा, क्वेश्चन आपका जो सही होने वाला था वो गलत हो जाएगा, और माइनस मार्किंग भी यहाँ पर हो जाती है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले ये ब्रैकेट दे रखा है ना छोटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 हो गया, 6 माइनस, और यहाँ पर 9 बचे 45, ठीक। अब ये तो सॉल्व हो चुका है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 39। इसको सॉल्व करके लिखोगे क्या हो जाएगा, माइनस का 39 हो जाएगा, माइनस का 39/5। और इधर जो है वो अब हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाद में डिवीजन होता है, डिवीजन यहाँ दे नहीं रखा है, अब नहीं दे रखा है तो फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 7 यहाँ 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया, यानी 3/5, 3/5 माइनस 39/5। यहाँ पर कितना हो गया, जब हर सेम होते हैं, हर सेम होते हैं तो हर को 5 ही लिखा रहने दो, और यहाँ पर घटा लो, कितना हो जाएगा 36। तो माइनस का 36/5 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को करेंगे, फिर उसके बाद में जो है वो आपका डिवीजन रहेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन रहेगा, फिर एडिशन रहेगा, देन उसके बाद में घटाना सबसे लास्ट में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है, हरीश और विनीत शहर ए से शहर बी की ओर क्रमशः 35 किलोमीटर आवर की स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो जाते हैं। यदि विनीत जो है वो हरीश से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहां पर हमने बना रखा है, ये शहर ए है, ठीक है, और ये शहर बी है। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें यहां पर बतानी है कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या है। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि टाइम जो है वो 40 मिनट ये पहले पहुंच जाता है। अच्छा सबसे पहली चीज तो ये जो टाइम दे रखा है इसको हमें घंटा में बदलना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सबकी स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसको भी आप सबसे पहले घंटे में बना लो। तो ये 40/60 यानी कि ये 2/3 घंटा हो जाएगा, ठीक है, 2/3 आवर। तो सबसे पहले तो हमारे पास में यही काम हो गया, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर एक शहर देखो, 2 पर्सन है, 2 लोग हैं, एक जो है वो इधर से इधर चल रहा है, मतलब दोनों लोग इधर से इधर चल रहे हैं। बट यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, 40 मिनट पहले एक व्यक्ति पहुंच जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ, क्या आप ये बोल रहे हो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से 40 मिनट पहले पहुंच गया, इसका मतलब है कि आप दोनों में कंपेयर करवा रहे हो कि कौन जल्दी पहुंच रहा है। बात को समझो
क्या यहाँ पर दे रखा है कि विनीत हरीश से 40 मिनट पहले पहुंच गया। लैंग्वेज में ही सब कुछ छुपा होता है कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर दे रखा है कि विनीत हरीश से 40 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब है दोनों में कंपटीशन हुआ, दोनों में जो है आप कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन का मतलब होता है कि डिफरेंस ले रहे हो, इसका मतलब है आप घटा रहे हो। क्या चीज घटा रहे हो? दोनों के द्वारा लिए गए टाइम को आप घटा रहे हो, और उसकी वैल्यू आप हमें बता रहे हो कि ये 40 के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि विनीत द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, हरीश द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लिखेंगे तो वो 40 के बराबर आना चाहिए, 40 मिनट के बराबर आना चाहिए। ठीक, अब समझो यहां पर हमें ये दूरी नहीं पता है तो हम इसको x मान लेंगे। अब एक बात बताओ, अगर हरीश x दूरी तय करेगा, 35 की स्पीड से दूरी तय करेगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर हमने क्या बताया फार्मूला, टाइम बराबर जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। फिर से सुनो मेरी बात, अगर हम बोले कि जो ये हरीश है, हरीश को x किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे x बटे 35। क्यों? क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस जो कि x है बटे स्पीड, तो x बटे क्या हो जाएगा, x बटे 35। ये टाइम है, ये इतना टाइम लगेगा किसको, हरीश को। ऐसे ही जो है वो विनीत भी है, विनीत जो है वो 36 की स्पीड से जाता है, विनीत 36 की स्पीड से जाता है, तो विनीत को कितना टाइम लगेगा। और दूरी इतनी है क्योंकि दोनों जो है वो शहर ए से शहर बी जा रहे हैं ना, तो x दूरी तय करेंगे, तो वो x दूरी जा रहा है कितनी की स्पीड से, 36 की स्पीड से। क्योंकि टाइम हमें चाहिए, हमें टाइम क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ना कि 40 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है दोनों के द्वारा लिए गए टाइम का डिफरेंस ही तो क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले विनीत के द्वारा लिया गया टाइम लिख दिया, अब जो है वो पहले हरीश के द्वारा लिया गया टाइम लिख दिया, विनीत के द्वारा लिया गया टाइम हमने लिख दिया। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो ये डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए, 40 के बराबर आना चाहिए। क्या 40 के बराबर नहीं, इसको हमने करेक्ट करवाया था ना, 2/3, 2/3 घंटा। अब भाई यूनिट का भी तो आपको ध्यान रखना है, यूनिट अगर सेम नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बराबर 2/3, बस ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे इक्वेशंस बनती है अब आपको आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दोगे, और x ही तो जो था वो a और b के बीच की दूरी थी, और x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या करना है, डिफरेंस का मतलब बेसिकली घटाना होता है, मतलब यहाँ से जो घटा के लाओगे वो निगेटिव में नहीं आपको करना है, अगर निगेटिव हो भी जाए तो उसको पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, अब सीधा आपको क्या करना है, 35 गुणे 36, 35 गुणे 36, एलसीएम कितना लोगे, 35 गुणे 36, 35 35 कट गया, ऊपर आपका क्या हो जाएगा 36x माइनस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 35x बराबर, इधर जो है वो 2/3 हो गया। अब 3 से इसको कट करेंगे, नीचे नीचे कट जाता है, ऊपर ऊपर कट जाता है, तो ये आपका हो गया 12। 36x में से 35x जाएगा तो आपका क्या बचेगा, x बचेगा, बटे यहाँ पर देखो जो भी बटे वाला होता है वो सब कुछ मल्टीप्लाई करके उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर, ठीक है, ये घटेगा तो x हो गया, ये बटे वाला जो है वो तो सामने चले जाएगा, सामने ऑलरेडी 2 दे रखा है। ठीक है, और ये गुणा में जाएगा, तो ये 12 गुणे 35 गुणा 12 गुणा 35। ठीक है, 35 दूना 70 और 12 7 84, 840, तो x बराबर कितना हो जाएगा 840। तो 840 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी, सी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं पर लैंग्वेज बदली है तो कहीं पर जो है वो अंक बदले हैं, हर बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन जब आप पहली बार इस क्वेश्चन को देखोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप गलती कर दो, बट जब आप एक बार इस क्वेश्चन को देख चुके हो तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने से गुजरेगा तो डेफिनेटली आप एक बार में एक क्वेश्चन बनाकर इसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं अगर वो आए और आप गलत कर दो तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा करना भी नहीं है। मल्टीपल टाइम्स जो है वो एक ही तरीके के क्वेश्चंस और एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन बार बार आपको वही फार्मूले सब कुछ यहाँ पर याद करवा दिया जाएगा पहले से ही। ठीक है, एग्जाम होने के पहले से ही, इवन नोटिफिकेशन भी नहीं आया है तब भी आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। दैट्स वाई हम लोग 5000 क्वेश्चंस इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, और कल वाली पीडीएफ और ये आज वाली पीडीएफ दोनों आपको एक साथ यहाँ पर दे दी जाएंगी, जिससे आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो इसका रिवीजन करते रहो। अभी इसके अलावा इस क्लास के अलावा आपको और कुछ भी नहीं लेना है, कोई बुक्स वगैरह नहीं खरीदनी है, और ना ही आपको अलग से कहीं पर पढ़ने की भी नीड है। इतना इनफ है, आप इतना पढ़ते रहिए, इसके साथ साथ में आप टेक्निकल अपना पढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो एक शानदार सा प्रश्न दे रखा है, एक विक्रेता ने 1 रुपए की 20 चॉकलेट बेची। ठीक है, तो एक एक चॉकलेट सभी लोग यहाँ पर ले लो, एक एक चॉकलेट आप सभी लोगों के लिए है, और उसके बदले में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट करके बताना। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 20 चॉकलेट यहाँ पर बेची, 20 चॉकलेट यहाँ पर बेची, उसे 35% का लाभ हुआ है, 35% का जो है वो लाभ हुआ है।
बोला गया है कि उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। ठीक है, अभी सिर्फ आप कितनी वो क्वांटिटी बेच रहा है उससे मतलब नहीं होता है, ये बाद में हम लोग देखेंगे। लाभ हानि की जब भी बात होती है, लाभ हानि हमेशा रुपयों में देखा जाता है। लाभ हानि सबसे पहले जो है वो रुपयों में देखा जाता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रुपए देखने हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड करेंगे। बाकी देखो 1 रुपए में, 1 रुपए में वो बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपया है। ठीक है, और यहाँ पर उसको जो लाभ हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट भी हो रहा है, प्रॉफिट भी जो उसको हो रहा है वो 35% का हो रहा है। कितने परसेंट का? 35% का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, कितने की उसने खरीदी होगी। अब एक बात समझो, अगर प्रॉफिट में, अगर प्रॉफिट कहीं पर भी हो रखा है, बार बार आपको बोल रहे हैं कहीं पर भी प्रॉफिट अगर हो रखा है उसमें आप 100 जोड़ दिया करो। अगर प्रॉफिट कहीं पर भी हो रखा है उसमें अगर आप 100 जोड़ दिया करोगे तो 135% मतलब जो भी आपका बनेगा वो सीधा एसपी के बराबर हो जाता है। यानी प्रॉफिट में अगर 100 जोड़ देंगे, प्रॉफिट में अगर हम 100 जोड़ देंगे तो सीधा जो है वो आपका एसपी के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर यहीं पर लॉस हो रहा होता तो 100 में से हम उसको घटा देते और जो भी हमारे पास में आता वो एसपी के बराबर हो जाता। ठीक, तो 100 मतलब 100 में हम इसको जोड़ देंगे, इसमें हम 100 में इसको जोड़ेंगे, जैसे हम 100 में इसको जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एसपी के बराबर हो जाएगा। यानी इतना परसेंट जो है वो 1 रुपए के बराबर है। और सभी लोगों को पता है सीपी जो होता है वो 100% होता है, हमेशा सीपी हर क्वेश्चन के लिए सीपी 100% रहेगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा सीपी कितना है। 100% बराबर कितना हो जाएगा? देखो 135% 1 रुपए के बराबर, तो 1% कितना हो जाएगा? 1/135%। और 100% हमसे निकालने के लिए दिया गया है तो ये आपका इंटू 100%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया और ये आपका 100/135 हो गया। 100/135, 100/135, 5 से कट करोगे तो आपका 20 हो गया और 5 दूना 10, 5 7 35, यानी 20/27 रुपए, 20/27 रुपए। देखो जो वो 1 रुपए था, जो वो 1 रुपए था जिसको उसके इस पर फायदा मिला, मतलब कोई भी प्रोडक्ट उसने जो 1 रुपए में बेचा था उसको सिर्फ वो 20/27 रुपए में उसने खरीदा था। ये प्रोडक्ट उसने 20/27 रुपए में खरीदा था। अब बात यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है, हमसे जो है वो कुछ अलग ही बात पूछ रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी, ये हमसे यहाँ पर बोल रहा है। 1 रुपए में उसने कितनी चॉकलेट खरीदी थी? देखो वो 20 चॉकलेट यहाँ पर बेच रहा है, 20 चॉकलेट बेच रहा है, इसका मतलब है उसने 20 चॉकलेट खरीदी होंगी। उसका हमने प्राइस निकाल दिया है कि ये 20/27 रुपए में लेके आया था। 20/27 रुपए में उसने 20 चॉकलेट खरीदी। ठीक है, 20 चॉकलेट जो है उसने 20/27 रुपए में खरीदी। अब आप क्या 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी गई होंगी नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और यही हमसे पूछा गया था कि उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। हमने बार बार बोला है ऊपर ऊपर का कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऊपर ऊपर का कैंसिल आउट हो गया, इधर 27 था उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 चॉकलेट। तो 1 रुपए में उसने 27 चॉकलेट खरीदी होंगी, 1 रुपए में 27 चॉकलेट खरीदी होंगी। और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को क्रॉस चेक कर लिया करो ऐसे, 1 रुपए में 27 चॉकलेट उसने खरीदी थी, बट वो 1 रुपए में 20 चॉकलेट बेच रहा है। 1 रुपए में 20 बेच रहा है, इसका मतलब है 7 चॉकलेट वो बचा ले रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर लिया करो। तो ये समझ लेना एक बार, इसको एक अच्छे लेवल का यहाँ से क्वेश्चंस आपका बनता है जो कि पीवाईक्यू है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके 10 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चंस अच्छे ही होते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके अच्छे ही पूछे जाते हैं। तो वो अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस जो यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो हम पहले करवा रहे हैं। ठीक है, रीजन बार बार आपको बता चुके हैं क्योंकि MCRE 5 का भी एग्जाम फिर से होने वाला है, वहां पर अच्छे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, रिवीजन उनको भी करवाना है। ठीक है, तो दैट्स वाई पहले को जो है हम ऐसे क्वेश्चंस को ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, बाकी अगर आप पीवाईक्यू उठाकर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलेगा। अगर हमने बोल दिया कि पीवाईक्यू सीरीज चल रही है तो फिर ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज ही चल रही है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा। जो भी होगा वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस के इर्द गिर्द जो भी डेटा हो सकता है वो सब कुछ आपको अलग स्लाइड में बताया जाएगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखो, फिर से आपका उसी पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। 13 बैग 17 पेन की जो कुल कीमत है वो इतनी दे रखी है, 9 बैग 7 पेन की कीमत इतनी दे रखी है, तो 17 बैग की कीमत और 5 पेन की कीमत से कितना अधिक है? ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट करो। चॉकलेट सभी लोगों ने खा ली है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। ठीक है, अब ये कोई जीएस का क्वेश्चन नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते देखते आपने याद है तो कमेंट कर दिया, नहीं। इसमें आपको प्रॉपर प्रॉपर आपको यहाँ पर पेन और पेपर लेना है और इस पर इसको सॉल्व करके तब जाकर इसका आंसर जो है वो कमेंट करना है। ठीक है, चलिए।
सेम क्वेश्चन बता चुके हैं। एक बार अगर आप इसका खुद से आंसर निकालकर कमेंट कर देते हो तो फिर ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दोबारा आप इसमें नहीं फंसोगे। ठीक है, सिर्फ वीडियोस ऐसे हम 4-5 क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न के 4-5 क्वेश्चन करवा दें तब भी उतना आपको फायदा नहीं मिलेगा जितना आप 2 बार क्वेश्चन करके समझकर एक बार खुद से ना कर लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 5/8, 5/8 गुड़ा 24/25, 24/25। ठीक है, यहाँ पर 6/5 -4, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखिए ये यहाँ से कट जाएगा 3 और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 5, तो ये 3/5 हो गया। इसको यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा -20 और 6 जो कि हो जाएगा -14/5। 3 - 14 ये आपका क्या हो जाएगा 11, तो -11/5। तो 11/5 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो ये एक आसान सा प्रश्न था, इसको आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं और आप इसको आसानी से कर भी सकते हो। एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। देखिए एक व्यक्ति जो है वो एक वस्तु को पहले अंकित मूल्य पर D% की छूट देता है, पहले जो है वो D% की छूट देता है। ठीक है, अब फिर उसी छूट की राशि के बराबर जितनी छूट वो पहले दे रहा था रुपए में, उतने ही रुपए की बराबर छूट उसने फिर से दी और ऐसा करते हुए उसने 912 रुपए में किसी भी प्रोडक्ट को बेच दिया और वो प्रोडक्ट की जो MRP थी वो कितनी थी 3800 रुपए थी। ठीक है, 3800 रुपए की चीज थी उसने 912 में बेच दी, 3800 रुपए की चीज थी उसने 912 में बेची। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर उसने टोटल कितना डिस्काउंट दिया है, तो ये आपका 8 8 8 2, यानी उसने जो डिस्काउंट दिया है वो 2888 रुपए का दिया है। डिस्काउंट उसने जो दिया है वो 2888 रुपए का दिया है। अब प्रतिशत में देखो कितना हो जाएगा, प्रतिशत में कितना होगा। ठीक है, प्रतिशत में डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा 2888, पहले भी बता चुके हैं, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस जो कि कितना है 3800, 3800 इंटू 100%, यही फार्मूला होता है। प्रतिशत डिस्काउंट का फार्मूला क्या है, डिस्काउंट लिखो रुपए में, बटे में MRP लिखो, इंटू में 100%। ठीक, अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 19 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1444। 19 से इसको कट करोगे तो कितना होगा 19 सत्ते 133 और ये आपका हो जाएगा 19 छक्का 114, यानी जो परसेंटेज डी है वो कितना आ जाएगा 76, यानी 76% का उसने जो है वो डिस्काउंट दिया। लेकिन ये 2 बार दे रहा है भाई, 2 बार ये डिस्काउंट दिया है ना, तो एक बार आपसे पूछा गया ना डी की वैल्यू बताइए भाई, डी करके उसने 2 बार डिस्काउंट दिया है ना, तो 36/2, 36/2 यानी क्या हो जाएगा 38%। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 डी बराबर जो है वो 38% हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर देगा तो फिर वो क्वेश्चन जो है वो बदल जाएगा, तब आप डायरेक्टली इसको 2 से भाग नहीं कर सकोगे। सक्सेसिव डिस्काउंट एक अलग चीज होती है। ठीक है, अभी जो हम यहाँ पर भाग 2 कर दे रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल डिस्काउंट दे रहा है, उस राशि के बराबर डिस्काउंट दे रहा है। अगर ये राशि वर्ड ना होता, प्रतिशत ही दे रखा होता, तब फिर कहानी यहाँ पर कुछ दूसरी होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है PQR किसी भी कार्य को क्रमशः 20 दिनों में, 30 दिनों में और 40 दिनों में करते हैं। 3 लोग हैं, किसी भी काम को अलग अलग डेट में करते हैं। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि सभी जो पर्सन है उनको लिखो, उसके बाद में वो जितने दिनों में काम कर रहे हैं उसका LCM ले लो जो कि टोटल वर्क के बराबर आता है। ठीक है, अब देखो 3 लोग हैं, अलग अलग डेट में काम कर रहे हैं, सिर्फ हमें अभी इतना ही पता है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे PQR। पी कर रहा है 20 दिनों में, 20 नीचे लिख लो। क्यू कर रहा है 30, तो क्यू के नीचे 30 लिख दो। आर कर रहा है 40, तो 40 इसके नीचे लिख दो। अब सभी का जो है एलसीएम निकालो, वही एलसीएम आपका टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 30, 40 का, तो यहाँ पर आपका 120 हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा 120। अब क्या करना होता है, अब सभी की एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, 120 में आपको 20 का भाग करना है, कितना हो जाएगा 6, भाई 6 बार जाएगा ना, 20 छक्का 120, 6 यहाँ लिख दो। अब 120 में 30 का भाग लगाओ, कितना हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ लिख दो। अब 120 में 40 का भाग लगाओ, कितना हो जाएगा 3, 3 यहाँ लिख दो। सभी की जो एफिशिएंसी है वो अलग अलग आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वो डेली 6 पिन बनाता है, Q डेली 4 पिन बनाता है, R जो है वो डेली 3 पिन बनाता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो P जो है वो 6 यूनिट काम करता है डेली, Q जो है वो डेली 4 यूनिट काम करता है और R जो है वो डेली 3 यूनिट काम करता है। आगे बोल रहा है उन्होंने उस कार्य को एक साथ मिलकर, जब सारे एक साथ मिलकर काम को पूरा करेंगे, तो अब आप ऐसे समझो कि एक आदमी डेली 6 पेन बना रहा है या 6 किताबें बना रहा है, अगला आदमी 4 और तीसरा जो आदमी है वो 3।
अब तीनों आदमी जो है वो किसी एक कंपनी में आ जाते हैं, तो ये तीनों मिलकर डेली कितना पेन बना लेंगे? तो आप कहोगे भाई इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? डेली ये लोग मिलकर 13 पेन आपस में बना लेंगे, डेली जो है वो 13 पेन बना लेंगे। बात क्लियर हो गई? अभी हमने सिर्फ इतना देखा है कि अगर वो तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर 13 दिन, ठीक है, 13 दिनों में जो है वो काम पूरा हो जाएगा। अब बोला है मजदूरी के रूप में 52,000 रुपए उन्होंने प्राप्त किए। अब बताना है कि आर की मजदूरी क्या होगी। यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहाँ पर जो मजदूरी वाला क्वेश्चन पूछा गया है वो तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं, अगर ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो फिर बताइए काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 13 की स्पीड से काम होगा, और टोटल यहाँ पे काम कितना है? 120। तो 120 बटे 13 दिनों में जो काम है वो पूरा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दे रखा होता कि बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, आगे की कहानी ये जो 52,000 वाली थी अगर ना दे रखी होती, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके की अगर आपका दे रखा होता, अब बोला गया होता कि भाई बताइए कि तीनों तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो फिर आपको यही यहां पर करना होता। ठीक है, तीनों मिलकर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, कितने डेज में पूरा करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना करना होता कि यहाँ पर ये जो 6, 4 और 3 था, यानी सभी जब मिल जाएंगे तो 13 की स्पीड से काम होगा, और टोटल काम आपको 120 करना है। तो काम में जब हम जो स्पीड उनकी दे रखी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल जो है वो आपको टाइम मिल जाएगा। देखो, अब ऐसा समझो आपको यहाँ पर डेली 100 कॉपी बनानी है, 100 कॉपी बनानी है, टोटल आपके पास में काम है, टोटल ये आपके पास में क्या है? काम है। ठीक है, और तुम डेली जो है वो 10 कॉपी बना रहे हो, डेली 10 कॉपी बना रहे हो, और 100 कॉपियां आपको बनाने का टेंडर मिला हुआ है, कितने दिन में आप उसको पूरा कर लोगे? तो सीधी सी बात है भाई, 10 कॉपी रोज बना रहे हो, अगर 10 दिन तक लगातार बनाते रहोगे तो डेली जो है 10-10 बनती रहेंगी। आज 10, कल 10 बनेंगी, 20 हो जाएंगी, फिर परसों 30, 10 बनेंगी, 30 हो जाएंगी, फिर अगले दिन 10 और बनेंगी, 40 हो जाएंगी, ऐसे करते करते 10 दिन में काम काम खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली आप डेली कितना काम कर रहे हो, टोटल आपको काम कितना करना है, तो टोटल काम में से डेली वाला जो होता है उससे भाग कर दोगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है कि कितने दिनों में काम फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि टोटल जो काम आपका है 120 है, उसमें डेली कितना कर रहे हो उससे भाग कर दोगे, तो टाइम कितने दिनों का लगेगा वो यहाँ से निकल कर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो मेन हमारा क्वेश्चन था उस पर बढ़ते हैं, जो मेन आपका क्वेश्चन दे रखा था ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें देखो, इसमें कैसे चीजें यहाँ पर चलेंगी। यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं, देखो टोटल पैसे 52,000 मिल रहे हैं, मतलब 3 लोगों का एक ग्रुप था और किसी भी काम को वो करने चले गए। ठीक है, जब भी कोई काम करना होता है यहाँ पर ग्रुप में ही काम होता है, ऐसा तो है नहीं कि सिंगल मैन कोई भी काम कर सकता है। तो वो ग्रुप में चले गए। ठीक है, जब वो ग्रुप में गए तो उनको कुछ पैसे मिले यहाँ पर जितना दे रखा है। अब जो है वो पैसे किस हिसाब से बटेंगे, मेन चीज तो यही है ना, कि जब आपको पता चल जाए कि पैसे यहाँ पर किस हिसाब से बटेंगे, तो ध्यान रखना हमेशा जो इनकी एफिशिएंसी होगी, ठीक है, एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे बढ़ते हैं, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको पैसे बांटने हैं। ठीक, मतलब जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है जो यहाँ पर आएगा, डेली वो कितना जो है वो किताबें बना रहे हैं, डेली वो कितना पेन बना रहे हैं, इसका मतलब होता है एफिशिएंसी। तो ये 6, 4 और 3 के हिसाब से इनको पैसे मिलेंगे, यानी 6:4:3 के अनुपात में इनको रुपए बांटे जाएंगे। और टोटल रुपए कितने हैं? 52,000 रुपए हैं। 52,000 रुपए को 6:4:3 के अनुपात में बांट दो, किसका कितना हिस्सा रहेगा? देखो ये पी कहाँ से आया, देखो 6 कहाँ से आया? पी के लिए, तो ये पी का हिस्सा है, ये क्यू का हिस्सा है, और ये आर का हिस्सा है। 6:4:3, जो जैसा काम कर रहा है उसको उसी हिसाब से जो है वो पैसे मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 लोग थे तो तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, नहीं, बराबर बराबर नहीं, जो जिसकी जितनी एफिशिएंसी है वो उसी के हिसाब से यहाँ पर उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखो
अब किसी भी पैसे को अगर इसमें बांटना है तो कैसे बांटा जाता है, सभी को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 + 4 10 + 3 13, यानी ये 13 यूनिट हो रहा है। और इसी की वैल्यू यानी टोटल पैसा देखो, तीनों का पैसा जोड़ दो, यहाँ पर 13 यूनिट हो रहा है और यही पैसा 52,000 के बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा 13 यूनिट बराबर 52,000। ठीक है, पूछा गया है आपसे आर का, तो आर का तो सिर्फ 3 यूनिट है, यही 3 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर आप सीधा देखो 13 यूनिट बराबर 52,000, यानी आपने 4,000 से गुणा करवाई है, और आपको चाहिए 3 यूनिट, तो इसमें भी आपको 4,000 से गुणा करवा देनी है। तो जैसे 4,000 से गुणा करवाओगे तो 4 तिया 12,000, 12,000 रुपए जो है वो किसको मिलेंगे, आर को मिल जाएंगे। ए वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधा आप ऐसे भी कर सकते थे कि 13 यूनिट बराबर 52,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4,000, और 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। दो तरीके के क्वेश्चन हमने समझा दिए कि अगर तीनों मिलकर किसी काम को पूरा करने की बात करेंगे तो फिर उस हिसाब से हमें क्या करना होगा कि टोटल वर्क में से इनकी इफिशिएंसी 10 + 6 + 4 + 3 यानी 13, 112/13 करना होगा, वो आंसर बन जाएगा। बट अगर हमें यहाँ पर निकालना है कि किसको कितना पैसा मिलेगा, तो फिर वो भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब तुम लोग कमेंट करके यहाँ पर बताओ कि जो क्यू है, क्यू को कितना पैसा मिलेगा, क्यू को मिलने वाला जो पैसा है, ये इसका आंसर कमेंट करो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बस थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पर वर्बली भी इसको कर सकते हो, इसके लिए आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्बली भी कर सकते हो। तो क्यू का जो कितना चार्ज होगा वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखो, अगला बहुत ही शानदार सा प्रश्न लिखा हुआ है और इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, एक 49 मीटर लंबी 51 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर मोटी एक दीवार आपको बनानी है। ये एक जो दीवार है ये 49 मीटर लंबी है, 49 मीटर लंबी है, 51 मीटर ये जो है वो चौड़ी भी है। ठीक है, 51 मीटर जो है वो चौड़ी है। इसके साथ साथ में दीवार की मोटाई भी दे रखी है कि 0.3 मीटर यहाँ पर मोटी भी है। अब इसको बनाने के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता होगी, और उस ईंट का भी माप यहाँ पर दे रखी है, छोटी छोटी जो ईंटें यहाँ पर बनी हुई हैं, तो इन ईंटों की भी यहाँ पर माप दे रखी है जो कि 35 सेंटीमीटर, ये देखो सेंटीमीटर में है और दीवार मीटर में है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कि यदि रेत और सीमेंट का जो मिश्रण है वो कुल आयतन का 30% है, कुल आयतन का कितना है 30%, ये भी ध्यान रखना। जो यहाँ पर ये मसाला रेत इस तरीके से ये लगा हुआ है, ये कुल आयतन का 30% है, ये कुल आयतन का 30% है, क्योंकि जो आयतन हम यहाँ से निकालेंगे, दीवार का जो हमें दे रखा है, दीवार का हम लोग आयतन निकाल देंगे यहाँ से, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई करके। तो जब हम दीवार का पूरा आयतन निकालेंगे तो उसमें ईंटों का भी आयतन होगा, उसके साथ साथ में ये जो यहाँ पर रेत और बालू का मिश्रण है उसका भी आयतन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन इनकरेक्ट हो जाएगी, हमें तो सिर्फ ईंटें ईंटों का चाहिए। तो फिर अगर एग्जैक्ट हमें कैलकुलेशन करनी है तो फिर हमें आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि सीमेंट का जो मिश्रण है वो दीवार के कुल आयतन का 30% है। अब इस बात का आप समझो, एक मीनिंग ये भी निकल सकता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल दीवार का 70% ईंटें हैं, 70% भाग में ईंट है। उसने इस बात को उल्टा बोल दिया। देखो किसी भी चीज के 100%, किसी भी चीज का पूरा जो होता है डेटा वो 100% का होता है। यहाँ पर उसने बोला है सीमेंट का जो मिश्रण है वो कुल का 30% है। यहाँ पर जो सीमेंट वाला एरिया है, जहां जहां भी आपको पूरा पूरा सीमेंट दिख रही है, ये जो ज्वाइंट बने हुए हैं, ये पूरे आयतन का 30% है। तो हमें सीमेंट से थोड़ी मतलब है, हमें तो ईंटों से मतलब है। ईंट बताइए यहाँ पर कितने आयतन में लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से जो 30 था उसको हटाकर ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास में वॉल्यूम होगा, बोल रहा है ना, जबकि रेत और मिश्रण दीवार के कुल आयतन, दीवार के कुल आयतन का 30% तो रेत है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दीवार के कुल आयतन का 70% जो है वो ईंट होगी। भाई 30% वो है तो बची हुई सारी की सारी ईंट ही होंगी, तो 100 में से घटा लेंगे, 70% जो है हमारे पास में क्या हो जाएंगी, ईंट हो जाएंगी। अब दीवार का जो है सबसे पहले आयतन ही निकाल देते हैं हम लोग। तो जब आप दीवार का आयतन लिखोगे, दीवार का जब आप आयतन लिखोगे, ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे जैसे आप ये समझो कि अगर आपके पास ईंट, अभी आपको सीधा सीधा ईंटें रखनी है, ईंटें आपको सीधा सीधा यहाँ पर क्या करनी है, रखनी है। एक प्लेस है इस तरीके से, ये यहाँ पर 10 मीटर, और ये ऊपर जो है यहाँ पर मान लेते हैं 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको ईंटें रखनी है, सेट करनी है ईंटें, ऐसे धीरे धीरे आपको यहाँ पर ईंटें सेट करनी है। और एक जो ईंट है वो 2 मीटर की है, एक ईंट जो है वो 2 मीटर की है। ठीक है, एक ईंट जो है 2 मीटर की, इसका मतलब है यहाँ पर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, ऐसा करते हुए 10 मीटर यहाँ तक
जो ईंट है वो आ जाएगी, 2-2 मीटर की यहाँ पर ईंटें हैं। तो मेन जो यहाँ पर फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ईंट अगर आपको निकालना है इस तरीके से, नंबर ऑफ ईंट, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ टाइल्स, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। क्वेश्चन जब भी आता है कि नंबर ऑफ कितने टाइल लगेंगे, तो वहां पर भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है। ईंट जो है वो आपका दीवार वर्टिकल बनती है, और जो टाइल लगते हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल जमीन में लगते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लिखना होता है, टोटल ऊपर, जैसे जब टाइल लगते हैं तो वहां पर एरिया लिखा जाता है, तो हम जब टाइल लिखने की बात होती है तो टोटल जो फर्श होता है उसका टोटल वाला एरिया ऊपर लिखते हैं बटे में। बटे में जो है एरिया ऑफ टाइल लिखते हैं, एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल। वही सेम चीज जब यहाँ पर वैल्यूम में दे रखी है, आयतन में दे रखी है, तो यहाँ पर जब हमें नंबर ऑफ ईंट निकालनी होगी, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक निकालना होगा, ईंट निकालनी होगी, तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यूम लिखेंगे, टोटल वैल्यूम। अच्छा, वैल्यूम में भी थोड़ा सा दिक्कत थी, क्योंकि वहां पर वैल्यूम में क्या है, रेत और बालू की भी बात हो रही है, तो उसके वैल्यूम को हम हटा देंगे, सिंपल सी बात है। जो कि हमने बताया भी था वो 30% था, तो उसको घटाकर 70% लिख देंगे, ठीक। बटे में हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रेक का वैल्यूम, बटे में ब्रेक का वैल्यूम। तो दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। एक ही बात है, वो अलग अलग लैंग्वेज में आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल की बात करें चाहे नंबर ऑफ ब्रेक की बात करें, ऊपर जो होगा वो आपको जहां पर भी टाइल बिछाना है या फिर जो है वो ईंटें लगानी है, वो वाला एरिया रखेंगे। अगर एरिया की बात हो रही है तो एरिया रखेंगे, वैल्यूम की बात हो रही है तो ऊपर आपका टोटल वाला वैल्यूम रखा जाएगा। बटे में जिस भी छोटी चीज से आप बना रहे होगे उसकी माप रखना। अगर टाइल लगा रहे हो तो छोटा वाला जो भी होगा तो टाइल की माप रखोगे, अगर ईंट लगा रहे हो तो ईंट की माप नीचे रखोगे, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगर सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर आयतन ही लिखें, सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ ईंट्स ही हमें यहाँ पर लिखनी होंगी, तो पहले हम इसका क्या लिखेंगे, पहले हम इसका यहाँ पर लिखेंगे आयतन 49। आयतन क्या होता है, जो ये रहा आयतन, ठीक है। चलो देखो, अगर आपका घन दे रखा होगा, अगर घन दे रखा है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन है तो सभी जो भुजाएं हैं वो ए होंगी, जिसको किनारा बोलेंगे, ठीक है। और इसका जो फलक है वो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फलक जो है वो आपका ए स्क्वायर है। मेन चीज, अच्छा इसको छोड़ो, मेन चीज जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो 6a स्क्वायर हो गया। सरफेस एरिया नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर हो गया। वृक्क पृष्ठ का जो एरिया है वो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आयतन जो है वो a क्यूब होगा, ठीक है, आयतन a क्यूब। और जो इसका डायगोनल है वो a√3, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको घन के याद रखने हैं। अभी यहाँ पर बात हो रही है घनाभ, दोनों चीजें सेम है। अगर सभी भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो घन हो जाएगा, अगर भुजाएं की लंबाई अलग अलग है, यानी ये एल है, ये बी है और ये एच है, जैसा कि अभी ईंटों वाले केस में था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। एल लंबाई हो गया, बी चौड़ाई हो गया, एच ऊंचाई हो गया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। उसके साथ साथ में जो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, ये आपका 2 ब्रैकेट एल बी प्लस एच होता है। 2 ब्रैकेट एल बी, ब्रैकेट में बंद, और एच, ठीक है, मल्टीप्लाई में एच रहता है। और वैल्यूम की बात करते हैं तो ये आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एलबीएच होता है इसका वैल्यूम। वैल्यूम क्या होता है, एलबीएच। अगर लंबाई गुणे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें पता है तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आयतन हमें पता चल जाएगा। डायगोनल के लिए आपके पास में ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। तो ये आपके घन और घनाभ के फार्मूले हो गए। अब मेन आ जाते हैं इस पर, आयतन हमें चाहिए, तो आयतन कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी इन सभी का हम आयतन लिख देंगे। ये तो हमारे पास में पूरी दीवार का आयतन आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए ईंट के लिए। अगर हमें ईंट के लिए चाहिए तो हमें ईंटों का ही आयतन चाहिए भाई, टोटल कंप्लीट ईंटों का आयतन चाहिए। तो कंप्लीट ईंटों का आयतन के लिए देखो 70% ईंट है, जो भी हमारे पास में वैल्यूम आएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीवार के कुल आयतन का 30% रेत है, 30% रेत बालू का मिश्रण है, तो इसका मतलब है दीवार के कुल आयतन का 70% ईंट होंगी। तो दीवार का कुछ जो भी आयतन निकला है, इसका अगर हम 70% निकाल दें तो ये ईंट के आयतन के बराबर हो जाएगा, और यही हमें चाहिए था। और इसको अगर हम ईंट की माप से भाग कर दें, जो ईंट की माप है उससे भाग कर दें, तो हमें नंबर ऑफ ईंट पता चल जाएगा। अभी हमने फार्मूला बताया, ये ईंट की माप कितनी है, 35 सेंटीमीटर। अब ये बात ध्यान रखना, ये ऊपर मीटर में दे रखा था, अब आगे सब कुछ सेंटीमीटर में है, सब कुछ आगे सेंटीमीटर में है, ठीक है। 35 × 20 × 50, इतना करना है। अब बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, सभी का जो आपको यूनिट है उसको सेम करना होगा। ये वाला दे रखा है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, भाग करना पड़ेगा किससे, 100 से। 100 जो है ऊपर चला जाएगा, इसको भी बनाओगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, इसको भी बनाओगे मीटर में तो फिर से 100 ऊपर चला जाएगा।
यानी कि 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, तो टोटल 10 की पावर 6 जो हो जाएगा वो ऊपर जाएगा इंटू 10 की पावर 6। अब जाकर जो है वो यहाँ पर क्या हो गया है, अब जाकर यहाँ पर यूनिट सेम हो गया है। बात क्लियर है? देखो यहाँ पर जो है 35 को लिखोगे, 35 को आप क्या लिख सकते हो, 35 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में बनाओगे तो 0.35 हो गया, ये 0.20 हो गया, ये 0.50 हो गया। ठीक है, आप ऐसे ही समझो इसको, सीधा ऐसे समझो कि ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये 0.35 हो गया, ये 0.20 हो गया और 0.50 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही पॉइंट हटाओगे तो ये ऊपर आपका क्या चला जाएगा, 100। यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, फिर से आपका ऊपर 100 चला गया, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो फिर से आपका ऊपर 100 चला गया। बात क्लियर है? ठीक, अब उसके बाद में ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ एक लाइन में आपका आंसर निकलेगा, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये 100 जो है वो इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये डबल जीरो, यहाँ पर डबल जीरो खत्म हो गए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ये पॉइंट हटेगा, फिर से बटे में जो है वो आपका 10 आ गया। ठीक, एंड उसके बाद में 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, तो ये पूरा जो है 100 इधर से भी कट गया, यहाँ तक पूरा जो है सब कुछ खत्म हो गया है। इधर 35 बच रहा है और ऊपर भी आपका कुछ बचा हुआ है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49, 7 पचे कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब इस 5 को भी हम लोग कट कर लेंगे तो 5 किससे कटेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब ध्यान से देख लो क्या क्या बचा हुआ है, सब कुछ नोट कर लो। 7 गुणा 51 गुणा 3 गुणा 14, इन सभी की जो है वो आपको मल्टीप्लाई करवानी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 पचे 35 इंटू 14 तियां 42। अब इन दोनों की गुणा करवानी है, जो भी गुणा होगी, ठीक है, जो भी यहाँ पर गुणा करवाओगे उसके लास्ट में 4 आएगा। भाई देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 है, यहाँ पर 7 है, जैसे गुणा करवाओगे तो 7 गुणा 2 14, यानी यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। और ऑप्शन में सिर्फ इसी वाले में यूनिट प्लेस पर 4 दे रखा है, इसका मतलब है गुणा कराने पर यही आएगा, तो आपको पूरी गुणा भी नहीं करवानी। ये एग्जाम के पूछे हुए ऑप्शंस हैं, ऐसा कोई नहीं कि हम अपनी तरफ से सेट करके लाए हैं। ठीक है, तो सीधा आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो एग्जैक्टली जो है वो आपका इतना ही बनेगा जितना वहां पर दे रखा है, 14 9 9 4। ठीक है, ऑलरेडी इतनी कैलकुलेशन यहाँ पर दे रखी थी, तो सीधा यहाँ पर ऑप्शंस भी ऐसे दे रखे थे कि आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अब अगर आपके पास टैल वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, टैल वाला तो और भी इजी होता है। वहां पर ये 30% 70% का यहाँ पर सिस्टम नहीं होता है। सीधा आपको जितना एरिया जमीन दे रखी होगी उसका एरिया लिखना है, बटे में एक टैल का एरिया लिख देना है और भाग कर देना, सीधा नंबर ऑफ टैल्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ वैसा ही सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा था। अच्छा क्वेश्चन, इसको एक बार फिर से देख लेना, सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अगला एलसीएम से क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, यदि उनका लासा जो है वो 480 है तो इनका यहाँ पर मासापा बताना है। हमने बार बार बोला है जब भी अनुपात दे रखा होगा उसको हटाएंगे तो एक x आ जाता है सभी के साथ में, तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया और ये 4x हो गया, यानी तीनों संख्याएं हमारे पास में 2x 3x 4x हो गई। अब इन्हीं संख्याओं का अगर हम एलसीएम लिखने की कोशिश करें तो कितना होगा, देखो x सभी में है तो x तो आ ही जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यानी एलसीएम जो है हमारे पास में 12x आ गया। क्या यही एलसीएम आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल गिवन है, 12x बराबर 480 हो गया। x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 12 चौके 48, x बराबर 40, x की वैल्यू 40 आ गई। अब क्या हमारे पास में आंसर आ गया, नहीं आंसर नहीं आया है, हमसे पूछ रहा था एचसीएफ बताइए, तो इन्हीं संख्याओं का हम लोग एचसीएफ भी तो लिख सकते हैं। तो इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो जाए। तो यहाँ पर जो एचसीएफ है वो क्या है, बेसिकली एचसीएफ यहाँ पर x है, एचसीएफ क्या है x, और x की ही वैल्यू हमने क्या निकाल दी है 40 निकाली है, तो क्या एचसीएफ भी हमारे पास में 40 हो जाएगा, बिल्कुल ए वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डेफिनेटली करेक्ट हो गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका आता है अगर संख्याएं रेशियो में दे रखी हैं तो सबसे पहले रेशियो हटाएंगे, सभी के साथ में x चिपका देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में एलसीएम दिया था, हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे जो कि 12x के बराबर आया है, यही एलसीएम क्वेश्चन में गिवन जो था उसके बराबर पुट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इतनी ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अब की बार क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, दो पर्सन है मिल जाते हैं तो ये 30 दिन में काम पूरा हो जाता है। उन्होंने सिर्फ 20 दिनों तक साथ में काम किया, 20 दिन तक काम साथ में किया, इसका मतलब ये हुआ कि अभी 10 दिन का काम बाकी है, अभी 10 दिनों का काम बाकी है। ठीक है, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है और अगले 15 दिनों बाद बी काम को पूरा कर लेता है।
अगले 15 दिनों तक। इस बात को समझो, देखो 30 दिनों का काम है टोटल। टोटल जब दो आदमी मिलकर काम करेंगे तब 30 दिनों में काम पूरा होगा, लेकिन 20 दिनों तक साथ में काम करते हैं, फिर 10 दिन का काम बच जाता है। किसका? ए और बी दोनों का। ए और बी दोनों का जो है वो 10 दिनों का काम बचा हुआ है। ये ए और बी का 10 दिनों का जो काम बचा हुआ है, वही उतना काम बी अगर अकेले करता है तो उसको 15 दिनों का समय लगता है। क्या हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं? सीधा समझो कि जो बचा हुआ काम है, किसका बचा हुआ काम? ए और बी दोनों का बचा हुआ काम। क्योंकि ए और बी दोनों जब मिलकर साथ में काम करते हैं तो 30 दिनों तक काम कर पाते हैं, 30 दिनों तक। लेकिन बोल रहा है कि 20 दिनों में काम यहाँ पर रुक जाता है, 20 दिनों में काम रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के द्वारा किया गया 10 दिनों का काम अभी बकाया है। अब ये जो बकाया हुआ काम है वो अकेला बी करता है, उसको 15 दिन का टाइम लग जाता है। ये इक्वेशन बन जाने से हमें ए और बी की एफिशिएंसी पता चल जाती है। देखो कैसे पता चलेगी? 5 दूना 10, 5 तिया 15। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए प्लस बी, और ये बी जो है आपका बटे में आ जाएगा बराबर। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 3/2, 3/2। यानी सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि बी बराबर क्या हो जाएगा? 2। बी बराबर जो है वो 2 हो जाएगा, और ए प्लस बी बराबर 3। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर 3। अब बी बराबर 2 यहाँ पुट करोगे तो सीधा बोल सकते हो ना कि ए बराबर 1 और बी बराबर 2। बात क्लियर हो गई? अब सबसे पहले जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? बी अकेले संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बात यहाँ पर फंस रही है संपूर्ण काम की, पूरे काम की, पूरे काम की बात हो रही है। तो अब स्टार्टिंग में फिर से जाओ, देखो ए और बी मिलकर एक साथ किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। यानी काम पूरा 30 दिनों में होगा जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो भाई देखो, ए और बी जब दोनों मिलेंगे, तो दोनों जब मिलेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 + 1 3 एफिशिएंसी हो जाएगी। टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना लिखोगे? देखो, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। कितने दिनों तक लगातार काम करेंगे? आपने कहा 30 दिनों तक। तब जाकर पूरा काम होगा जो कि 90 यूनिट होगा। 90 यूनिट ये टोटल काम होगा। ठीक है, क्लियर है? अब हमसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है? किसके बारे में पूछ रहा है? कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। यानी ये 90 जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? बी करेगा। और बी कितनी स्पीड से करता है? 2 की स्पीड से। तो बटे 2 कर दो। ये 45 दूना 90, यानी 45 दिन का जो टाइम है वो लगेगा बी को। ध्यान रखना, हमेशा जब टोटल वर्क में अगर आप एफिशिएंसी से भाग कर देते हो तो हमेशा टाइम आ जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने यही बात देखी थी। ठीक है, और यहाँ पर भी वही सेम काम, टोटल वर्क हमने निकाला एंड उसके बाद जिसका भी पूछा जा रहा है उसकी एफिशिएंसी से भाग कर दो, टाइम अपने आप निकल कर आ जाता है। ठीक, चलिए आगे। आगे देखो, घन का यहाँ पर दे रखा है, तो घन के एक बार सारे के सारे जो फार्मूले हैं एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर घन का जो वैल्यूम है वो a³ हो जाएगा। घन का जो डायगनल है वो a√3 हो गया। घन का जो है वो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, यानी CSA की बात करें तो 4a² हो गया। टोटल सरफेस एरिया जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 6a² हो गया। ठीक है, चलिए यदि एक घन का आयतन 110,592 है तो संपूर्ण पृष्ठ जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? a³। आयतन का फार्मूला a³ कितना दे रखा है? 110,592। यानी a बराबर कितना होगा? a बराबर यहाँ पर चला जाएगा क्यूब रूट 110,95 110,592, इसका हमें क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इसको जो है वो सबसे पहले लास्ट में 3 पेयर को अलग कर दो, बाकी सबको अलग करो। अब इस यूनिट के हिसाब से देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 8 आएगा। ठीक है, 8। तो यहाँ पर जो हमने आपको मैथ्स का बैच प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो उसमें हमने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन वाला एक पोर्शन भी दिया है। जो कैलकुलेशन वाला हमने पोर्शन दिया है उसमें पूरा आपका जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, भाग करने के लिए स्क्वायर कैसे निकालोगे, जल्दी स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, क्यूब रूट कैसे निकालोगे, तो ये सारी चीजें हमने वहां पर बता रखी है बहुत इजीली तरीके से। तो जब आप उसमें देख लोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर 12 से 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है। तो क्यूब रूट आप आसानी से वहां पर समझ सकते हो। इसके अलावा और भी वो सारी चीजें हैं उसमें, तो एक बार उसको जरूर देख लेना जिन लोगों ने नहीं देख रखा है। ठीक है, बाकी अलग से एक वीडियो आपको प्रॉपर बनाकर बता दिया जाएगा कि हाँ कैसे आप क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और कैलकुलेशंस में कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 का जब आप क्यूब रूट करते हो तो वहां पर 8 आना चाहिए, यानी 8 का क्यूब करोगे तो 512 आता है, तो इस वजह से यहाँ पर 8 हो गया। अब 110 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? देखो 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, 5 का क्यूब 125, 5 ज़्यादा हो रहा है तो हम सिर्फ 4 ही यहाँ पर रखेंगे और ये 48 हो गया। मतलब क्यूब रूट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट एक लाइन में सीधा आपका जो आंसर ऐसे निकल कर आ जाता है, a बराबर 48। बेसिकली हमने यहाँ पर क्यूब रूट निकाला है।
यहाँ पर क्या निकाला है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। और वो आपका एक लाइन में इस तरीके से आ जाएगा। अब ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, बोल रहा था यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला हमने बताया कि ये 6a² के बराबर होगा, 6a² के बराबर होगा। इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे निकाल दो, 6 गुड़ा कितना हो जाएगा, 48 गुड़ा 48, यही आपसे पूछ रहा था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपका हो गया 50 - 2, 46/2 23, 2304, और 2304 में 6 से गुणा कराओगे तो 138/24, ठीक है। तो 48 का स्क्वायर, ये भी हमने जस्ट निकाल दिया 48 का स्क्वायर, फिर उसमें 6 की गुणा करवा दी। तो अगर आप वहां पर ये चीज देखोगे तो स्क्वायर भी कैसे जल्दी निकाला जा सकता है, तो ये सारी चीजें हमने वहां पर डिटेल में बता रखी है, ठीक है। तो 138/24 ए जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से एक ही पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो आपको मल्टीपल शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, समझा चुके हैं बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से। तरुण और वरुण एक शहर से 20 शहर की ओर जाते हैं 44 और 66 की स्पीड से, ठीक है। यदि तरुण जो है वो 100 मिनट पहले पहुंचता है, 100 मिनट पहले पहुंचता है, तो बीच की दूरी बताइए। डिट्टो सेम प्रश्न है, नाम बदला हुआ है, डेटा थोड़ा सा बदला हुआ है, बट सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। रेलवे में हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि अगर वो इस टाइप का क्वेश्चन उसने पूछ दिया है तो सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको दोबारा से भी देखने को मिलेगा, और उसी शिफ्ट में लगातार वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे एग्जाम में बैठोगे तो आपको रेलवे के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा इसी में आता है और सबसे ज्यादा पेपर्स इसी में होते हैं, सबसे ज्यादा जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। मतलब इसका अगर आपने पूरा कंटेंट कवर कर लिया तो इसका मतलब है जितने भी पैरामेडिकल के आपके फील्ड हैं सारे के सारे जो है आपके एग्जाम इसी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको खुद से भी ट्राई करनी है, तब जाकर ये दिमाग में आपके घुस जाएगा, दोबारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजिली आप उसका आंसर बिना गलत करे दे आओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग टाइप का है, इसको ध्यान से पूर्वक देख लेना। 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है, 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। यानी काम एक ही है, वो अलग लोगों द्वारा पूरा किया गया है और फिर कुछ अलग लोगों द्वारा पूरा किया गया है। इसका मतलब है एक ही काम है, दो अलग अलग तरीके से पूरा किया जा रहा है। तो हम यही करेंगे कि टोटल वर्क निकालेंगे एक तरीके से और दूसरे तरीके से, दोनों को बराबर कर देंगे। देखो 4 पुरुष हैं तो हम लिख लेंगे 4 मेन, ठीक है। 6 महिलाएं हैं तो W 6W कर लेंगे। ये दोनों आपस में मिलकर जब मिलते हैं इसका मतलब है प्लस कर दो, ये मिलते हैं लगातार 8 दिनों तक काम करते हैं, इंटू 8 कर दो बराबर, ठीक है। तो ये इतना काम कर रहे हैं और इतना ही काम 3 पर्सन 3 मेन प्लस 7 वुमेन, इतने लोग मिलते हैं तब जाकर ये 10 दिन में कर पाते हैं। ये इक्वेशन इस तरीके से आपको बना देना है, एक बार इस इक्वेशन को देखो और फिर उसके बाद में आगे बढ़ो। देखो क्या था, चार चार पुरुष 6 महिलाएं, 4 पुरुष 4 मेन 6 महिलाएं, ठीक। 4 मेन प्लस 6 महिलाएं जोड़ दिया दोनों लोगों को, और ये 8 दिनों में काम कर रहे हैं, 8 दिनों में, तो इंटू 8 कर देंगे तो ये टोटल वर्क निकलेगा। यही वर्क जो है वो दूसरे लोगों के द्वारा भी करा जा रहा है। 3 मेन तो यहाँ पर 3M लिख दिया, 7 महिलाएं यानी 7W कर दिया, 10 दिनों में तो 10 से गुणा करवा दी पूरे को और इसको बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखो ये क्या हो जाएगा, 8 चौके 32M प्लस 8 चंग 48W बराबर यहाँ से 30M प्लस 70W 30 इधर आएगा घट जाएगा तो 2M बचेगा, ठीक है, बराबर 48 उधर जाएगा, 48 जो है वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 70 में से 48 जाएगा तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 2 और 2 22W, ठीक है। अब हम M/W निकालेंगे, M/W कर लेंगे। देखो W आपका नीचे आएगा तो W जो है वो आपका नीचे आ जाएगा तो बटे में चला गया, और इधर 22 दे रखा है और बटे में आपका 2 दे रखा है, इसको कट करोगे तो आपका 11/1 क्या आ जाएगा, 11/1। यानी हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, कि M की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 11 यूनिट, W की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 यूनिट। क्वेश्चन खत्म हुआ? अभी नहीं खत्म हुआ। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, उसी काम को, बट वो है काम क्या, पहले काम तो निकालो ना। तो काम चाहे आप इसमें पूरे में वैल्यू पुट कर दो, हमने यही बताया था कि एक काम है इस स्टाइल से हो रहा है और वही काम इस स्टाइल से हो रहा है, दोनों काम को बराबर किया है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू चाहे इसमें पुट करो, यहाँ से भी टोटल काम निकलेगा, चाहे इसमें वैल्यू पुट करो, यहाँ से भी टोटल वर्क निकलेगा, कहीं भी किसी भी वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, ठीक। चलो
इस वाले में हम पुट करेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन इजिली दे रखा है, आसान दे रखा है। तो m बराबर 11 रखना है आपको इसमें, m बराबर 11 रखोगे तो 11 तियां 33, ठीक। और w बराबर 1 रखना है तो 33 + 7 और इंटू में 10 दे रखा है। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। और जब टोटल वर्क आता है और इसी में जिसका पूछा जाए उसकी एफिशिएंसी से भाग कर दो, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 33 + 7 कितना हो गया, 40। 40 × 10 कितना हो जाएगा, 400। तो टोटल वर्क आपके पास में 400 हो गया। हमें क्या चाहिए, 16 महिलाओं का चाहिए। तो 400/16 महिलाओं यानी 16W, 16 महिलाओं यानी 16W। W की वैल्यू कितनी है, 1। तो 16 × 1 हो जाएगा यानी 400/16। और 400/16 जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 दिन। ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये एक आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करेंगे। देखो अगर 10-12 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इतने सारे फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें से 2-3 जो क्वेश्चन सिमिलर हैं, एक ही तरीके के क्वेश्चन है, वो आपको भी यहाँ पर खुद से करने होंगे। ठीक है, तो जब तक यहाँ पर आउटपुट ना निकले तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ एक तरफ से हम मेहनत करते हुए जा रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं, और आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो उससे काम नहीं बनेगा। आपको यहाँ पर कॉपी पेन लेके बैठना है, जो क्वेश्चन हमने दिए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, तो चाहे वो मैथ्स का पोर्शन हो, चाहे वो आपका जीएस का पोर्शन हो, चाहे इंग्लिश का पोर्शन हो, तो हम बहुत अच्छी तरीके से उस पीपीटी पर काम करते हुए और एक एक पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लाकर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी बिना किसी चार्जेस के लिए। कोई भी चार्ज आपसे यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। तो उसके लिए फिर आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है ताकि लास्ट टाइम में जो है वो आपका आउटपुट अच्छे तरीके से निकले। ठीक है, और इसी के साथ ही ये आपका मैथ्स का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। कल जो है वो हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और ये क्लासेस जो है वो आपकी अल्टरनेट डेज पर इस तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।